अस्सलाम वालेकुम। सुबह पाकिस्तान की हंसती मुस्कुराती और रोशन सुबह में मैं हूं आपकी मेज़बान माहनूर कुरैशी और मेरे साथ है रिजवान अली अहमद। अस्सलाम वालेकुम। मेरी जानिब से भी हमारी पूरी टीम की जानिब से इस उम्मीद, इस यकीन और इस दुआ के साथ कि अल्लाह करे आने वाला दिन, आने वाला वक्त हम सब के लिए बहुत सारी खुशियाँ, बहुत सारी कामयाबियाँ लेकर आए। गुजरे हुए वक्त की कोई भी नाकामी कभी पलट कर हमारे सामने ना आए। प्रोग्राम का आगाज़ हम कर चुके हैं, दिन का आगाज़ कर चुके हैं। बड़ी अच्छी अच्छी खबरें आ रही हैं। ख़ासतौर पर अगर मौसम की बात की जाए तो मतला अबर आलूद है। बालाई इलाकों की बात की जाए तो कहीं हल्की फुल्की बूंदाबांदी भी हुई, बारिश भी हुई, लेकिन वो जो गर्मी का ज़ोर है वो 2 डिग्री कम हुआ है, ज़्यादा ज़ोर टूटा नहीं है गर्मी। बिल्कुल जनाब, वो 2 डिग्री भी इतने ज़्यादा हमें फील हो रहे हैं क्योंकि कितनी ज़्यादा तेज़ गर्मी थी। और अब हम देख रहे हैं जो रावलपिंडी इस्लामाबाद का टेम्परेचर पिछले हफ्ते 44 डिग्री सेंटीग्रेड तक गया था, अब वो इस वीक 40 के अंडर ही रहेगा। आज का जो मैक्सिमम टेम्परेचर रिकॉर्ड किया जाएगा वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड है और अभी का जो टेम्परेचर है वो बहुत प्लेजेंट है, 33 डिग्री सेंटीग्रेड। इस मौसम में ये टेम्परेचर भी हमें प्लेजेंट ही लग रहा होता है। इसके साथ साथ मुल्क के दीगर इलाकों में भी तेज़ हवाओं के साथ साथ हल्की फुल्की बारिश की और थंडरस्टॉर्म की प्रेडिक्शन है और हम उम्मीद करते हैं कि बारिशें बाइस रहमत हों और ये जो बारिश का 1-2 दिन का जो सिलसिला है ये हमारे मुल्क में जो गर्मी का जोर है, जो हीट स्ट्रोक है, जो हीट वेव का जोर है उसको तोड़ देगा। और 2 हफ्ते हो गए हैं मुसलसल इस हीट वेव को, और ख़ासतौर पर जो दर्जा हरारत ने अपना एक तसलसल बरकरार रखा हुआ है। इस्लामाबाद, रावलपिंडी में 42 डिग्री सेंटीग्रेड, फिर हम पंजाब की बात करें, सिंध की बात करें, वहाँ पर तकरीबन 50 डिग्री सेंटीग्रेड को टच करने के बाद वापस आया है 47-48 पर। तो उसके बाद बलूचिस्तान में, खैबर पख्तूनख्वा में भी गर्मी का जोर किसी हद तक टूटेगा और सुख का सांस आएगा। एक दफ़ा पीक वेदर को अगर हम एक्सट्रीम वेदर को टच करके वापस आए ना तो अच्छा लगता है, लेकिन जब जा रहे होते हैं उस वेदर की तरफ तो फिर बहुत सारी चीज़ें मुश्किल होती हैं। अपनी सेहत का ख्याल रखना होता है, अपनी एक्टिविटीज़ का ख्याल रखना होता है कि हमें अपनी एक्टिविटीज़ को कैसे कैरी आउट करना है, कितना वक्त हमें बाहर निकालना है, वक्त गुजारना है, और फिर इस दौरान वो तमाम एहतियाती तदाबीर जो हमें बताई जाती हैं हमने उनको कैसे मलहूज़े खातिर रखना है। बिल्कुल जनाब, जहाँ पे हम एक्टिविटीज़ के हवाले से बात करते हैं तो ज़रा स्टेट लेवल की एक्टिविटीज़ का जिक्र करते हैं रिजवान। और वो स्टेट लेवल की एक्टिविटीज़ ऐसी हैं जो कि 2 मुल्कों की दोस्ती को मुस्तहकम कर रही हैं, दरीना ताल्लुकात को मजबूत कर रही हैं और पाकिस्तान में तरक्की और कामयाबी का सफ़र जो है उसको आगे बढ़ा रही है। हम बात करें पाक चीन दोस्ती की, पाक चीन दोस्ती के हवाले से बात करें तो दिमाग में पहली बात आती है CPEC। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि CPEC का जो फेज़ 1 था वो इंतहाई कामयाब रहा पाकिस्तान में, चाहे उससे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हों, चाहे कोल फायर्ड प्रोजेक्ट्स हों, या इसके साथ साथ रोड एंड रेलवे कनेक्टिविटी हो। पाकिस्तान में CPEC तरक्की तो लेके आया है, लेकिन CPEC का जो फेज़ 2 है उस पर भी हम तमाम लोगों की नज़रें हैं। पाकिस्तान चीन दोस्ती के हवाले से बात कर रहे हैं तो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का 5 रोज़ा जो दौरा है चीन का, उस पर बात कर लेते हैं। जी बिल्कुल। और वज़ीर आज़म कल पहुँचे हैं शेंजन और वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। पाकिस्तान के सफ़ीर खलील हाशमी जो कि चीन में मुतय्यन है, इसके अलावा चीन के पाकिस्तान में सफ़ीर, उन्होंने वज़ीर आज़म का इस्तकबाल किया। फिर शेंजन के आला हुकाम ने वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का पुरतपाक इस्तकबाल किया। जैसे मानूर आपने कहा ना कि 2 दोस्त ममालिक, अब दुनिया में बहुत कम ऐसे ममालिक हैं जिनकी दोस्ती की मिसाल दी जाती है। पाक चीन दोस्ती की मिसाल पूरी दुनिया में ऐसे ही दी जाती है। जब भी हम जिक्र करते हैं 2 ममालिक के आपस के ताल्लुकात का तो वहाँ पर कहीं ना कहीं मुफाद आ जाता है अपना, लेकिन पाकिस्तान और चीन दोस्ती हर मुश्किल वक्त में, हर अच्छे वक्त में, हर तरह से, और जो मिसालें दी जाती हैं कि फुलाद से मजबूत है, समंदरों से गहरी है, पहाड़ों से बुलंद है, हिमालय से बुलंद है, ये दोस्ती इतनी ज़बरदस्त है कि इसमें बाकी तमाम बहुत सारे ऐसे लोगों ने रखना डालने की भी कोशिश की, साजिशें की, लेकिन इसके बावजूद वो कामयाब नहीं। बिल्कुल जनाब, और आपको बता दूं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ शेंजन में पाक चाइना बिजनेस फोरम में शिरकत करेंगे। ये फोरम CPEC के दूसरे मरहले के तहत पाकिस्तान और चीनी कंपनियों के माबैन मुख्तलिफ शोबों में ताउन और शराकत दारी के लिए अहम संग मील साबित हो सकता है। इसके साथ साथ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ चीनी हाईटेक कंपनियों के सरबराहान से भी मुलाकात करेंगे, जो कि ऑब्वियसली पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ को लेकर आएगा। पाकिस्तानी वफ्द में मारूफ पाकिस्तानी कारोबार शख्सियात भी मौजूद हैं और इसके साथ साथ वफाकी वज़रा भी शामिल है। और जहाँ पे हम ये बात कर रहे हैं तो रिजवान, ये आपको एक बड़ी मज़ेदार जो हमारे नाज़रीन के लिए बड़ी इंटरेस्टिंग न्यूज़ है कि प्राइवेट बिजनेस, ख़ास तौर पर जो ताजर हजरात हैं, सरमायाकार हैं, वो भी वज़ीर आज़म के साथ वफ्द में शरीक हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारा ने अपनी न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में ये बताया था कि वो तमाम लोग जो वफ्द की सूरत में वज़ीर आज़म के हमरा चीन गए, वो एक तो अपने खर्चे पर वहाँ गए हैं, दूसरा ये कि एक बड़ी ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है कि पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स को बढ़ाया जाए। चीन पूरी दुनिया से बहुत बड़ी तादाद में एक्सपोर्ट करता है, बहुत बड़ी मालियत का सामान, रॉ मटेरियल चीन इंपोर्ट करता है। अब पाकिस्तान का उसमें हिस्सा $3 अरब का है। अब इस हिस्से को बढ़ाने के लिए, इस हजम
को बढ़ाने के लिए पाकिस्तानी एक्सपोर्टर्स को, पाकिस्तानी ताजरों को, सरमायाकारों को मज़ीद अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं और वज़ीर आज़म लीड कर रहे हैं इन अपॉर्चुनिटीज़ को क्रिएट करने में और चीन के साथ जो ताल्लुकात हैं उनसे इस्तिफादा करने के लिए। बिल्कुल रिजवान, ये इसी चीज़ की एक कड़ी है जिसके हवाले से हम बात करते हैं कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप होनी चाहिए, तभी कोई भी मुल्क तरक्की कर सकता है। तो ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मज़ीद पाकिस्तान को मुआशी मुस्तहकम जो सिचुएशन है उसकी जानिब लेकर जाएगी। और इसके साथ साथ अगर हम बात करें कि किन किन शोबों में, किन किन सेक्टर्स में काम करने की, कोलैबोरेशंस की उम्मीद है, तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ अगर हम देखें कि माइनिंग है, कनेक्टिविटी है, फिर आईटी एक्सपोर्ट है, एनर्जी है। एनर्जी पाकिस्तान का बहुत ज़्यादा इशू है। हम देखते हैं कि अब इन तमाम चीज़ों पर काम तो किया जाएगा, लेकिन ये दौरा कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कितना इसका बेनिफिट होगा पाकिस्तान को, और दोनों ममालिक की जो दोस्ती है वो कितनी ज़्यादा मुस्तहकम होगी, इस पर बात करने के लिए हमें प्रोग्राम में फॉर्मर एम्बेसडर मिस्टर डॉक्टर जमील अहमद खान ने ज्वाइन किया है। आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। जी, सुबह बखैर। डॉक्टर साहब, आपसे मैं ये जानना चाहूँगी कि ये दौरा कितना अहम है, और जिस सेक्टर्स के हवाले से हमने बात की, चाहे वो माइनिंग हो, चाहे वो एनर्जी सेक्टर हो, चाहे वो आईटी एक्सपोर्ट हो, मिनरल्स हों, ये एक बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। पाकिस्तान में रिसोर्सेज भी हैं, चीन की कोलैबोरेशन ऑलरेडी पाकिस्तान में मुख्तलिफ सेक्टर्स में है और वो कामयाबी से काम कर रहे हैं। कितनी इंपॉर्टेंट है ये अब करंट सिचुएशन में? जी, आपने तो उसका तारुफ करा ही दिया कि किस किस शोबे में हमारी कोऑपरेशन और कोलैबोरेशन होने जा रही है और होना शुरू हो गई है। लेकिन इसको इस तनाज़ुर में देखें कि दुनिया के बदलते तग़य्युरात जो हैं, जियोपॉलिटिकल सिचुएशन जो बदल रही है, तो वो हमारी एक स्ट्रेंथ, जो कि अभी बताया कि फौलाद से मजबूत और शहद से मीठी, हिमालय से ऊंची, समुद्रों से गहरी, ये हर बच्चा बच्चा जानता है हमारा। अब वक्त आ गया है कि इन तमाम चीज़ों का एक ट्रांसफॉर्म करके इसको इकोनॉमिक बेनिफिट विन विन गेम की तरफ लेके जाया जाए। इस वक्त तक पाकिस्तान का ट्रेड बैलेंस चाइना के फेवर में, इसलिए कि चाइना गुड्स एंड सर्विसेज ज्यादा बनाता है और चाइना ट्रेड बैलेंस में दुनिया में बहुत सारे ममालिक से आगे है, इसलिए कि चाइना 2010 से दुनिया का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग कंट्री है और 2013 से चाइना दुनिया का सबसे बड़ा ट्रेडिंग कंट्री है। और यही वजह है कि अमेरिका उसको अपना कॉम्पिटिटर समझता है, उससे कम्पीट करता है, उसमें रखना अंदाजी करने की कोशिश करता है। इसलिए कि जो मुल्क जियो इकोनॉमिकली मजबूत होता है, वो जियो पॉलिटिकली मजबूत हो जाता है। और जब जियो पॉलिटिकली मजबूत हो जाता है, तो वो सुपर पावर से के बराबर आके खड़ा हो जाता है या उसे सबकत दे जाता है। इसमें थोड़े लम्हे के बाद बात की जा सकती है। आ जाते हैं प्राइम मिनिस्टर के इस विजिट पर। प्राइम मिनिस्टर का विजिट देखें कि पहला ही जो उनका दिन है उसमें शेंजन में, क्यों शेंजन में उन्होंने कदम रखा और अपने इतने बड़े 120 के करीब बिजनेसमैन लेके गए हैं और 500 वहाँ बिजनेस अफराद वहाँ मौजूद हैं उस सूबे के, और उनसे मीटिंग हो रही है। तो वो किस वजह से? इसलिए कि ये दुनिया का नवा फाइनेंशियल हब है ये शहर। ये टेक्नोलॉजी में इसकी बहुत एडवांसमेंट है। ये हैंड डायनेस्टी से लेके उस वक्त से इसकी एक अफादियत है और तरक्की की तरफ बहुत तेजी से गामजन रहा है ये शहर। तो उस लिहाज से अगर देखा जाए B2B जिस पे कि जोर दिया जा रहा है और जिसकी की बहुत सख्त जरूरत पड़ेगी जब फेज 2 सी पैक का मुतारिक और जब उसमें रोल डाउन होगा और फेज 2 जो 9 स्पेशल इकोनॉमिक जोन है उसमें, और आपने बता ही दिया कि 13 शोबा जात हैं जिसमें कोशिश की जा रही। मैं प्राइम मिनिस्टर को, जब वो चीफ मिनिस्टर थे, तो वो इसी तरह एक बहुत बड़े बिजनेस को लेके आए थे, बिजनेस ग्रुप को यूएई में, और वहाँ उन्होंने बहुत बड़ी एक यूएई के लोगों से मीटिंग करके और काफी एमओयूज और बाकी चीजें साइन की थी जब वो चीफ मिनिस्टर से। तो मुझे प्राइम मिनिस्टर के स्टाइल का पता है और हमें इस वक्त कौमी मफाद में देखना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो हमारा प्राइम मिनिस्टर इस वक्त, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब हैं और वो क्योंकि चीफ मिनिस्टर के तौर पर खुद उन्होंने दौरे किए यूएई के। जब मैं सफीर था तो मैंने देखा कि कितने मुतहरिक तरीके से वो इस मामले में, यानी बिजनेस टू B2B के मामले में आगे बढ़ना चाहते हैं। मुझे उम्मीद है कि जिस तरह प्राइम मिनिस्टर ने खुद भी बताया है कि वो इसमें एमओयूज और एग्रीमेंट्स जो बिटवीन द टू B2B जो होता है उसको करेंगे और उसको अम्ब्रेला मिलेगा स्टेट का, और उसी से आगे बात बढ़ेगी। जो आपने बात की पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की भी आगे बढ़ेगी बात। आपने बात की फेज वन में जो नजर के सामने बड़ी बड़ी चीजें नजर आनी चाहिए थी, रोड वगैरह के अलावा ज्यादा नजर नहीं आती। बिजली बनती है, लोगों को नजर नहीं आती है। रोड पर
लोग सफर करते हैं, लेकिन उनको डायरेक्ट उससे इस्तेफादा होता है कि मुसाफियत में टाइम में कमी आ जाए। अब जब फेज 2 जिसमें कि आप दाबेजी का जो इकोनॉमिक जोन है वो 30% के करीब बन गया है, इस तरह बोलान है वो भी 40% के करीब बन गया है। तो जब ये प्राइम मिनिस्टर के विजिट की वजह से मजीद ये मुतहरक होगी बात, तो चाइना जिसको कि कुछ पिछले दोनों उनको दुश्वारियां आई थी क्योंकि चाइनीज वहाँ उनके अफराद कुछ प्रोजेक्ट्स पर जिनके जो जहाँ बाहर हुए थे, उस लिहाज से पाकिस्तान उस मामले को भी एड्रेस कर रहा है। और उसके लिए कल भी मैंने तजवीज़ दी चंद चैनल्स पर कि हमें वो एक्सपर्ट्स तलाश करके उन बिजनेसमैनों को ब्रीफिंग देनी चाहिए कि पाकिस्तान मिटिगेशन में, यानी कि जो उस रिस्क को कम करने या खत्म करने में क्या एफर्ट्स है और आइंदा क्या प्लानिंग है, क्योंकि इसके बगैर बिजनेस का आना किसी भी मुल्क से बहुत मुश्किल है। और फिर एक इनेबलिंग एनवायरनमेंट जैसे SIFC के जरिए की है, उसके जरिए जो इनेबलिंग एनवायरनमेंट है, अब चाइनीज जब यहाँ आना शुरू करेंगे, और सिक्योरिटी यकीनन एक अहम मसला है और जिसको कि हुकूमत देख रही है, और उसको एक टेक्निकल अंदाज से जिस तरह दुनिया के एक्सपर्ट करते हैं, मैं खुद भी चीफ सिक्योरिटी एडवाइजर यूनाइटेड नेशंस में रहा हूँ एक तवील अरसे तक, तो मुझे अंदाजा है कि दुनिया का फ्रेमवर्क क्या होता है, दुनिया क्या समझना चाहती है इस मामले में, और जहां आप इनेबलिंग एनवायरनमेंट करते हैं पैदा, वहां आपको सिक्योरिटी के कौन से फीचर्स समझाने होते हैं। हमारा नेशनल एक्शन प्लान है, बहुत अच्छा है, और उसमें कुछ चीजों पर अमल हुआ है, बाकी चीजों पर अमल करने के लिए ये बहुत जरूरी है, और इस चीज को बताने के लिए बहुत जरूरी है जो हमारे पोटेंशियल इन्वेस्टर्स हैं। चाइना इस वक्त, जैसा मैंने बताया कि ट्रेड में सबसे अव्वल है 2013 से, चाइना ने विन विन गेम पर मुख्तलिफ ममालिक, जो चाइना जिन लोगों से चीजें इंपोर्ट करता है वहां एक्सपोर्ट भी करता है, तो हर वो कंट्री, आपको याद है कि BRI में तकरीबन 150 से ज्यादा ममालिक इससे मुस्तफीद होना शुरू हो गए हैं। और CPEC का आपने जिक्र किया, CPEC इसका एक फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है, और CPEC की वजह से चाइना की जियो पॉलिटिकल मामलात और जियो स्ट्रेटेजिक मामलात काफी बेहतर हो जाते हैं। गवादर से लेके खुजरात काब से होते हुए सिर्फ 5000 किलोमीटर रह जाता है, जबकि समंदर से जब वो जाते हैं तो 16000 किलोमीटर होता है। तो एक तो मुसाफियत बढ़ गई, दूसरा समंदर में वहां एक इत्तेहाद बैठा हुआ है जिसको अमेरिका लीड कर रहा है, जब चाहे उन रास्तों को, समुद्री मैरीटाइम लाइन को जब चाहे उसमें मुदाखलत कर सकता है, और यही सबसे बड़ा उनको तशवीश चाइनीज को है, जिसकी वजह से वो CPEC को फ्लैगशिप सेगमेंट ऑफ बेल्ट एंड रोड का हिस्सा समझते हैं, और जो कि है, तो उस लिहाज से इसकी जियो इकोनॉमिक, जियो पॉलिटिकल और अब जियो स्ट्रेटेजिक उसकी अहमियत मजीद बढ़ गई है। और इसके तनाजुर में अगर प्राइम मिनिस्टर के इस विजिट को देखा जाए तो इसमें बहुत ज्यादा जान है। आपने पूछा इस विजिट को कैसे देखते हैं, मैं इस विजिट को, जो तनाजुर मैंने आपको बताए हैं दुनिया के, उस तनाजुर के बीच में आपको मैं ये बताऊं कि ये अब तक पाकिस्तान से जब जब जिस जिस दौर में, जिस जिस वक्त में जितने सरबराह ने विजिट की है, सबसे अहम विजिट है ये, इसलिए कि अमेरिका की इकोनॉमी, जो अमेरिकन इकोनॉमिस्ट कह रहे हैं, डिक्लाइनिंग साइड पर जा रही है। चाइना की इकोनॉमी वो इंक्रीज होती जा रही है। हर वो मुल्क जिसकी इकोनॉमी डिमिनिश होती है, वो मुल्क कमजोर होता जाता है। हमने सोवियत यूनियन देख लिया, अमेरिका इस वक्त 35 ट्रिलियन डॉलर का मकरूज है मुल्क से और गैर मुल्क से। चाइना ने उसको 80 बिलियन डॉलर से ज्यादा कर्ज दिया हुआ है, बाकी इन्वेस्टमेंट की हुई है। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि ये उभरती हुई फोर्स, और पाकिस्तान इस मामले में बहुत खुशकिस्मत है कि इतना अच्छा दोस्त हमारा है, उससे इस्तेफादा हासिल करने के लिए ये प्राइम मिनिस्टर का बहुत अच्छा कदम है। और ये 5 रोजा दौरा, जो पहला दिन मैंने देखा है, उस दिन के मुताबिक और उस अंदाज के मुताबिक और उस अचीवमेंट के मुताबिक, ये इसके समरात हमें मिलने चाहिए। एक काशन मैं करता चलूं, जो समरात प्राइम मिनिस्टर लेवल पर आ जाते हैं उसको हर लेयर बाय लेयर, और अब SIFC का यहाँ काम है, पहली दफा SIFC को मजीद काफी मुतहरक है, मजीद जो छोटे मोटे झोल हैं उसमें, उसको जैसे जैसे वो इम्प्लीमेंट होगा उसको साथ साथ दूर करना पड़ेगा, क्योंकि ये इनेबलिंग एनवायरनमेंट ही है जो कि इन्वेस्टर्स को, चाइनीज इन्वेस्टर्स को खींचता लेके आएगा। लेकिन अवलीन तौर पे जैसा मैंने बताया कि चाइनीज को इस वक्त वसवसा है
आप भी एयरपोर्ट से उतरते हैं तो उनके पीछे एक अगली मोबाइल और पिछली मोबाइल जो चल रही है, इस वक्त जरूरत भी है, सही भी है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब हमारा उस तमाम मामलात पर वो जब को हम उसको कर लेंगे, इसमें दुश्मन ममालिक भी शामिल है और चाइना इसको बहुत तरीके से समझता है कि पाकिस्तान में एक्सटर्नल मुदाखलत क्यों है सी पैक के पीछे। इसलिए कि चाइना की कंटेनमेंट पॉलिसी, इसलिए कि चाइना के जो कंपटीशन है यूएस का इस वक्त फॉरेन पॉलिसी का सबसे अहम और कलीदी फॉरेन पॉलिसी का नुकता है, सब पर से टॉप पर है कि चाइना कंटेनमेंट। इसलिए कि चाइना जिस तरीके से बढ़ रहा है, प्राइम मिनिस्टर जाने से पहले जो अपनी एक वीडियो स्पीच दी है, ये वीडियो पैगाम दिया है, उसमें क्या कहा है उन्होंने कि चाइना सबसे बड़ी इकोनॉमी बढ़ती दूसरे नंबर पे इकोनॉमी है, ये सही है, लेकिन चाइना दूसरे नंबर पर अस्करी कुव्वत बन गई है। ये प्राइम मिनिस्टर के अल्फाज दोहरा रहा हूं मैं। तो अगर ऐसी बात है, जबकि मैं समझता हूं कि दूसरे नंबर पर रशिया चाइना मिलकर अभी बराबर तकरीबन आगे हैं अमेरिका के, और अमेरिका को यही तशवीश है क्योंकि रशिया चाइना मिलकर वो स्पेस में भी ताकतवर बन गए हैं। तो उस ताकत को अगर देखा जाए तो जियो इकोनॉमिक तरीके से चाइना इस वक्त ज़ाहिर है दुनिया में उसको कोई रोक नहीं सकता, उसके बढ़ावा होते हुए रोक नहीं सकता। चाइना ब्लू वाटर्स में पहुंच चुका है, चाइना ने अपना बेस जकूती में बना लिया है। बाबुल मंदाल इतना छोटा सा वहां 45 किलोमीटर का नॉटिकल माइल का टुकड़ा है जिसपे बैठा हुआ है चाइना, जहां के पहले अमेरिकन का ज्यादा सबकत थी। तो चाइना ने अपने जो वीक पॉइंट्स थे उसको कवर कर लिया। जो वीकेस्ट पॉइंट है वो गवादर से पंजाब टॉप और ऑनवर्ड, उसमें पाकिस्तान हिस्सेदार है। और यही वजह है कि पाकिस्तान की ये विन विन गेम होता है, दो मुल्कों के दरमियान, दो भाइयों के दरमियान, दो कुंभों के दरमियान। वो जब तक कि कोई मुश्तरका बात ना हो, मुश्तरका मफाद ना हो, चाहे इकोनॉमिक मफाद हो या दूसरे मफाद हो, उस वक्त तक वो गाड़ी आगे उस तरीके से बढ़ती नहीं है। दो मुल्कों के दौरान मुश्तरका मफाद इस वक्त यही है कि चाइना का इस वक्त जियो स्ट्रेटेजिक जो रिक्वायरमेंट है, जिसकी वजह से वो इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी की तरफ जा रहा है, उसमें पाकिस्तान का ये खित्ता, ये टुकड़ा उसके लिए जरूरी है। लिहाजा क्योंकि ये विन विन गेम है और पाकिस्तान के लिए जरूरी है कि ज्वाइंट वेंचर्स वगैरह करके पाकिस्तान अपनी एक्सपोर्ट बढ़ाए, अपनी इकोनॉमी को बेहतर करे। पाकिस्तान इस वक्त जो ऑयल इंपोर्ट कर रहा है 18 बिलियन का कर रहा है, और आपने सुना आज के दौरे के आज के दिन का, यानी कल जो दिन गुजरा है प्राइम मिनिस्टर का, उसमें वो इलेक्ट्रिक कार के लिए हमारी प्राइवेट जो बिजनेसमैन गए हैं वो उस तरफ आ रहे हैं। इलेक्ट्रिक कार आना शुरू हो जाएगी, आपके तेल का खर्चा कम होना शुरू हो जाएगा। आप जो इतने पैसे खर्च करते हैं और आपका डेफिसिट आता है 10 बिलियन हर साल का, वो आपका कम होना शुरू हो जाएगा, सरप्लस होना शुरू हो जाएगा। और आपकी एम्प्लॉयमेंट, लोगों की वोकेशनल ट्रेनिंग की बात हो रही है इसी मीटिंग में कल जो हुई है, जो कि स्किल ट्रांसफर की बात हो रही है, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी की बात हो रही है। और ये हमारी जरूरत तो है ही है, उनकी जरूरत हमसे ज्यादा है। चाइना में डेली वेजेस $10 से बढ़ गए हैं तकरीबन $12। चाइना जिस वक्त उभर रहा था उस वक्त $2 होते थे, और अब पाकिस्तान में $3 से $4 में चाइना को वही लोग मिल जाते हैं काम करने की। दुनिया में जहां भी इन्वेस्टमेंट आती है वहां दो चीजें देखी जाती है, अमेरिका से क्यों उनके अपने लोग भाग रहे हैं, चाइना में लगा रहे हैं कारखाने, दूसरी जगहों पे लगा रहे हैं जहां प्रॉफिट ज्यादा हो, जहां वो अपने एम्प्लॉइज को कम से कम वेजेस में एंगेज कर सके। ये कैपिटलिज्म का, ये इकोनॉमिक अपने वेल्थ को बढ़ाने का कंपनियों के लिए सबसे बेहतर तरीका होता है। और बाकी जो मैंने आपसे बात की एनवायरनमेंट के लिहाज से, तो उस लिहाज से अगर आप देखें, और इस एक और बात भी इसमें शामिल करनी, अरे अभी अरब स्टेट कोऑपरेशन मीटिंग शी चिंग साहब ने जब उनकी एक उस पे बातचीत की, तो उन्होंने अरब लीडर्स का दिल मोह लिया, क्योंकि जिस तरीके से वो इस वक्त उस खत्ते में यानी पूरे मिडल ईस्ट में जिस तरीके से उनकी एक्सेप्टेंस होती जा रही है, वेरी सॉफ्ट डिप्लोमेसी, जिसमें कि उन्होंने ऑफर किया है कि जी गाजा का हम एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस बनाते हैं। और याद रहे कि जो $60 ट्रिलियन के इन्वेस्टमेंट पर जो शख्स मामूर है वो हमारे पास से विजिट करके गया है, ली फंग, जो कि उनके सेंट्रल कमेटी का मेंबर भी है, जो कि उनके AII यानी कि एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के को भी वही सरबराही कर रहा है। और जितनी इन्वेस्टमेंट हो रही है 60 ट्रिलियन, मतलब सोचना आसान है इसको, लेकिन वो उस पर बैठे हुए और वो भी उसमें प्राइम मिनिस्टर की उनसे भी मीटिंग है। तो लिहाजा इनेबलिंग एनवायरनमेंट तो बड़ी होती जा रही है।
हमने क्या करना है, ये जरूरी चीज है। हमने ये करना है कि जो जो सम्राट इस मीटिंग से बाहर निकले, हर एक एक शोबे के लिए एक एक मॉनिटरिंग टीम बनाई जाए एसआईएफसी की तरफ से, और उन मॉनिटरिंग टीम का सिर्फ इतना काम हो, डंडा नहीं, सिर्फ इतना काम हो कि फैसिलिटेशन हर लेवल पे, क्योंकि ये नया तजर्बा है। इस नए तजर्बे में बहुत सारे चीजें, इम्पेडमेंट्स, हमारे ब्यूरोक्रेट्स, हमारे लोग अभी इस तेजी के साथ काम करने की, उनकी इनेबलिंग रिक्वायरमेंट, रूल्स, रेगुलेशन इस तरह नहीं करते हैं। और वैसे भी हमारे ब्यूरोक्रेट्स डरे डरे, सहमे सहमे, नैब ने जो उनके साथ पिछले अदवार में किया है, तो उसके लिहाज से देखा जाए तो उनको सहारा देना होगा। मुझसे शिकायत क्या करते हैं चाइनीज, इंक्लूडिंग चाइनीज काउंसिल जनरल और एम्बेसडर, वो यही कहते थे कि हमें दुश्वारियां होती हैं जब हम महकमों के पास जाते हैं। मुझसे क्या कहते थे जो रूलर्स हैं यूएई के, जब मैं सफीर था, देखें आपके पास 24 डिपार्टमेंट हैं, हमारे लोग जाते हैं डिस्करेज होके वापस आते हैं, लोग पैसे भी मांगते हैं, और हमारे यहाँ आप आ जाएं यूएई में तो वन विंडो सिस्टम पर आपको एक दिन में वो काम हो जाता है। तो अब उसका नजर आ रहा है कि जो लोग हमारे पास इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, उसके लिए हमने एक ऐसा निजाम बना दिया है एसआईएफसी के थ्रू, कि उस निजाम के तहत देखें एसआईएफसी, अगर मैं किसी और डेमोक्रेसी में, बरतानिया में होता तो मैं कहता कि एसआईएफसी ठीक नहीं है। हमारे यहाँ कोऑर्डिनेशन का फकदान है, हमारे यहाँ फाइलें आगे नहीं बढ़ती हैं। एक फाइल जो अप्रूवल के लिए चाहिए, करना क्या होता है गवर्नमेंट ने जो इनेबलिंग इन्वायरमेंट है, एक फास्ट ट्रैक पर इन्वेस्टर्स को वो कंफर्ट प्रोवाइड करना पड़ता है कि उसको दुश्वारियां ना हो और उसकी प्रॉफिटेबिलिटी को फर्क ना पड़े, और उसके अलावा उसकी एम्प्लॉइज जो है उनके लिए आसानियां पैदा हों। तो ऐसी सूरत में आप अंदाजा करें कि एक मफाद होता है। और चाइना के लिए ये किसको नहीं पता कि उनकी जो इकोनॉमी है 17 ट्रिलियन की, तो उनकी इकोनॉमी 17.6 ट्रिलियन की उनकी इकोनॉमी है। और उस लिहाज से अगर देखा जाए तो दुनिया की जो इस वक्त ममालिक उसके साथ मुंसलिक हो गए हैं, और जो उसकी सराहियत बढ़ती जा रही है, मिडिल ईस्ट के इलाके में भी जो तेल से माला माल है, पैसों से माला माल है, पेट्रो डॉलर के मामले में माला माल है, तो इसको अगर मुख्तसर करके मैं कंक्लूडिंग उसमें बताऊं तो मैं इतना कह सकता हूं कि जो सारा, और ये मैं नहीं कह रहा हूं, आप प्रोफेसरों की लेक्चर उठा के देख लें, आप लिटरेचर उठा के देख लें, ये अमेरिकन कह रहे हैं कि हमारी इकोनॉमी जो है वो डिमिनिश हो रही है, चाइना की बढ़ रही है। ये वेस्ट से ईस्ट के तरफ सारे मामला चल रहे हैं। 1.3 ट्रिलियन की पॉपुलेशन है चाइना की, आप देखें कि कितनी बड़ी। और फिर वो 90% चाइनीज जो है वो कहते हैं कि हम वन नेशन है, उनको अपनी नेशनल प्राइड भी इतनी ज्यादा अजीज है और मुकद्दम है कि वो जो काम करते हैं उसी लगन के साथ करते हैं। आप जाएं यूनिवर्सिटीज में, अमेरिका में चले जाएं, बरतानिया में जो सबसे ज्यादा पोजीशन लेने वाले लोग हैं वो चाइनीज है, पढ़ाई लिखाई में भी। तो उस लिहाज से अगर देखा जाए तो हमें उनसे यकीनन पड़ोसी होने की हैसियत से, ताल्लुकात की हैसियत से, उनके यानी चाइनीज के अपने मफाद के लिहाज से जो मैंने बयान कर दिया आपको, इन तमाम लिहाज से अगर देखा जाए तो हमारे पास इस वक्त विन विन गेम है। और करना सिर्फ यही है कि ऐसे हमने वो मैकेनिज्म बनाना है एसआईएफसी के साथ मिलके कि हर फर्द जो यहाँ इन्वेस्टर आए उसको भी आए। बांग्लादेश किस तरह आगे बढ़ गया, बांग्लादेश में चाहे जितने बड़े जुलूस जलसे निकल रहे हों, हमारी तरह नहीं धरना दें और चाइनीज प्राइम मिनिस्टर ना आ सके, जितने बड़े जुलूस निकल रहे हों, अगर कोई एक्सपोर्ट का ट्रक नजर आ जाए तो वो लाखों का जुलूस रास्ता देता है, भाई इसको पोर्ट पर जाने दो, ये हमारे लिए पैसे बनाता है, हमारे मुल्क के लिए मफाद में ये है। तो मुल्की मफाद को देखते हुए हमारे लोगों को भी, हमारे लीडर्स को भी ये अकल के नाखून लेने होंगे कि जब बात आ जाए कि हमारे मुल्क में इकोनॉमी कैसे बेहतर होगी, तो अपने तमाम मामलात को भुला के, इख्तलाफात को भुला के, दुश्मनियों को भुला के, वो तमाम की तमाम सर जोड़कर और एक साथ बैठकर ये करें। आपको मैंने मिसाल दी, 2 ही गाड़ियां, वहां कोई भी अपोजिशन पार्टी हो बांग्लादेश में, अगर एम्बुलेंस आ जाए तो बिल्कुल बीच से रास्ता बनना शुरू हो जाता है, और पोर्ट की तरफ कोई एक्सपोर्ट का ट्रक जा रहा हो तो रास्ता बनना शुरू हो जाता है। इस फलसफे से हमने क्या सीखा? फलसफा ये है कि एक्सपोर्ट से मुतालिक अगर एक आदमी इन्वेस्टर भी आता है तो ये हमारे वीजा का निजाम देखें आप, अभी काफी बेहतर इन्होंने कर दिया है ऑनलाइन, लेकिन अब भी 4 हफ्ते तक वो इंतजार करे,
4 हफ्ते में सारी एजेंसियां उसको क्लियर करें, तो कौन इधर इन्वेस्टर आएगा? 4 हफ्ते में वो सिंगापुर चला जाएगा, वियतनाम चला जाएगा, बांग्लादेश चला जाएगा। उसको एक दिन में क्लियरेंस मिलनी चाहिए, और दुनिया में ऐसा हो रहा है इन्वेस्टर्स के लिए। इसी तरीके से जब वो एयरपोर्ट पर आते हैं, तो ये छोटी छोटी सी चीजें हैं, इसकी तफसील में तो बहुत देर तक मैं जा सकता हूँ, लेकिन इन तमाम को हर इन्वेस्टर को वीआईपी के तौर पर हमें देखना चाहिए, शहरियों को देखना चाहिए। और जो टूरिज्म है, सिर्फ चाइनीज अगर टूरिज्म के तौर पे थोड़ी सी हम सिक्योरिटी सिचुएशन बेहतर कर दें, तो टूरिज्म में हमें बिलियन के, चाइनीज इस वक्त रोम में जाके टूरिंग कर रहा है, विजिट कर रहा है। चाइनीज इस वक्त जाके अमेरिका में जॉक दर जॉक, अगर आप जाएं तो एक आदमी झंडा लेके गाइड खड़ा होता है और उसके पीछे 50 चाइनीज और 100 चाइनीज टूरिस्ट फिर रहे होते हैं। हमारे पास तो वो इधर से रोड पर आ जाएंगे, और रोड्स पर आके वो अपना, और बच्चे जाने में भी आसानी, आने में भी आसानी, और सिर्फ वहां से भाई चंद दहशतगर्दों के, उनका तो इंशाल्लाह कोई एक शोबा ऐसा नहीं है जिसमें पाकिस्तान और चीन का ताउन मौजूद ना हो। तमाम शोबाजात में, हम तालीम की बात करें, हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, हम दिफा की बात करें, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात करें, और अब तो अल्हम्दुलिल्लाह स्पेस में भी पाकिस्तान और चीन इश्तराक मौजूद है, और पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान चीन दोस्ती की जो मिसाल दी जाती है वो बड़ी शानदार है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया जमील अहमद खान साहब आपके कीमती वक्त का। हमारे साथ साबिक सफ़ीर जमील अहमद खान साहब मौजूद थे, और हम बात थे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के 5 रोज़ा दौरा चीन के हवाले से। और हम देख रहे हैं कि जो मौजूदा हुकूमत है और ये प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की क़यादत में जो दौरा हो रहा है, ये एक बहुत अहम माइलस्टोन हम तमाम लोगों के लिए, ख़ास तौर पे यूथ के लिए साबित होगा, क्योंकि रिजवान हर एक जो अपना अपना सेक्टर है उस पर उसकी नज़रें, और मेरा जो है ख़ास तौर पे वो आईटी एक्सपोर्ट के हवाले से जो भी डेवलपमेंट्स होंगी उसके हवाले से मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, बिकॉज यूथ बहुत ज़्यादा, जिसमें वज़ीर आज़म ने कल जिक्र भी किया शेंजन में वहाँ की कम्युनिस्ट पार्टी के सरबराह से और नायब गवर्नर से, वो पाकिस्तानी तलबा का शेंजन में मौजूद होना, और फिर इस एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत पाकिस्तान के मजीद तलबा का वहाँ पहुँचना, और एजुकेशन में खासतौर पर स्पेस को मैच करना, जिसके लिए वज़ीर आज़म को चीन में कहा भी जाता है शहबाज स्पीड। ये स्पीड इसके मोतरफ भी हैं चाइनीज़, और अब इस स्पीड के साथ मैच करने के लिए वज़ीर आज़म ताजरों का, सरमायाकारों का एक वफ़द भी अपने हमरा चीन। बिल्कुल जनाब, और हम उम्मीद करते हैं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की क़यादत में इसी तरह पाकिस्तान स्पीड में तरक्की करेगा, हमारी मईशत मुस्तहकम होगी, हम डिफरेंट ममालिक के साथ कोलैबोरेशंस करेंगे, और बीइंग अ पाकिस्तानी हम स्ट्रॉन्ग होंगे। अब प्रोग्राम का सिलसिला आगे भी बढ़ाएंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। जोश जज्बे का होने जा रहा है एक नया इम्तिहान। दिल की धड़कनें बेतरतीब होने जा रही है मेरी जान। अपनी अपनी सीट बेल्ट बांध के रखिए, क्योंकि T20 वर्ल्ड कप का आ रहा है। 20 टीमें, T20, 2 ममालिक, बहुत मारदार होने वाली, बड़ी जंगोजहर होने वाली, मैं बता रहा हूं। तो हम और आप क्या करें? मैं और आप गेम उठा देंगे। गेम उठा देते हैं हम पीटीवी होम पे 1 जून से लेकर 29 जून तक, हर रोज रात 10 बजे। देखते रहिएगा पीटीवी होम, क्योंकि हम ला रहे हैं आपके लिए एक शो जिसका नाम है गेम उठा दे। जी जनाब, सुबह पाकिस्तान में आपको एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं, और रुख करते हैं खेलों के मैदान का। ICC T20 वर्ल्ड कप की तरफ सबकी नज़रें हैं, और हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान की टीम की परफॉर्मेंस का इंतज़ार तो हमें है, क्योंकि पहले जो परफॉर्म करके गई है, और पाकिस्तान की टीम के ऊपर नज़रें भी बहुत ज़्यादा है। अभी से उनको समटाइम्स क्रिटिसाइज़ भी किया जा रहा है, अभी से उनको जो है बहुत ज़्यादा उनका मोराल बूस्ट अप करने की कोशिश भी की जा रही है। पहला मैच पाकिस्तान कल यानी कि 6 जून को खेलेगी होस्ट टीम
यूएस के अगेंस्ट, और उसके बाद जो है 9 जून को जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट मैच होगा, और वो ये होगा कि पाकिस्तान अपने रिवायती हरीफ इंडिया के अगेंस्ट खेलेगा। अच्छा, इंडिया अपना पहला मैच आज खेल रहा है, और लेकिन इसके साथ साथ हम क्रिकेट वर्ल्ड कप की भी बात करेंगे। पाकिस्तान के लिए दीगर स्पोर्ट्स में खासतौर पर अगर फुटबॉल की बात की जाए तो उस हवाले से भी एक बड़ा दिन है। कल पाकिस्तान और सऊदी अरब की टीम्स आमने सामने होंगी इस्लामाबाद के जिन्ना स्टेडियम में, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में ये मैच खेला जाएगा। इसके लिए तैयारियां उरूज पर हैं, और हम देख रहे हैं कि सऊदी अरब की टीम का पाकिस्तानी फुटबॉल स्क्वाड का ऐलान किया गया है। साथ ही साथ पाकिस्तान को ताजिकिस्तान के खिलाफ भी क्वालिफायर मैच खेलना है, तो इस पर भी बात करेंगे हम। हमारे साथ जाहिद फारूक मलिक साहब मौजूद है, जो कि मल्टी टैलेंटेड भी हैं, और हम देखते हैं कि मुख्तलिफ बीट्स के हवाले से, फील्ड्स के हवाले से भी रिपोर्टिंग भी करते हैं और नज़र भी रखते हैं। तो जाहिद फारूक मलिक साहब, अस्सलाम वालेकुम, आपको खुशामदीद कहते हैं। जी, थैंक यू। जाहिद साहब, प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं, और आपसे जानना चाहूँगी, अब ये जो आज भारत का पहला मैच होगा, तो हम भारत के मैच से, उनकी परफॉर्मेंस से अंदाज़ा लगा लेंगे कि पाकिस्तान को कितना टफ टाइम देगा, क्योंकि अक्सर औकात तो हम यही कर रहे होते हैं ना कि परफॉर्मेंस कैसी है, कौन से प्लेयर क्या कर रहे हैं। अभी आपके ख्याल में जो पाकिस्तान के भी आयरलैंड के अगेंस्ट, इंग्लैंड के अगेंस्ट परफॉर्मेंस रही है, बीच में तो कुछ मैचेस बारिश की नज़र भी हुए हैं, लेकिन हम तो ओवरऑल सीरीज़ को देख रहे होते हैं कि रिजल्ट क्या आया, हम ये नहीं देखते कि इंडिविजुअल परफॉर्मेंस कैसी है। पाकिस्तान कैसी तैयारी के साथ जा रहा है? बिस्मिल्लाह, थैंक यू वेरी मच जी। तैयारी लग रहा है कि इस दफ़ा जितनी बारिश के तैयारी की है, इस तरह बैट और बॉल के साथ लास्ट देखे जितने भी मैचेस हैं, इंग्लैंड में हम भी मौजूद थे उस वक्त तैयारियों के हवाले से, तो 4 मैचों में से 2 तो बारिश ने जीत लिए, तो बाकी आपको पता इस तरह की सूरत हाल। कल भी पाकिस्तान टीम उधर प्रैक्टिस नहीं कर सकी, इससे पिछले दिन भी पाकिस्तान टीम ने इंडोर प्रैक्टिस की, कल भी आधा घंटा प्रैक्टिस हुई। प्रैक्टिस के जितने पाकिस्तान को मौके मिलने चाहिए थे इतने नहीं मिले, क्योंकि एक शेड्यूल इस तरह का किया गया था। तमाम टीमें अमेरिका के अंदर एनवायरनमेंट के साथ एडजस्टमेंट के लिए उधर खेल रही थी, लेकिन पाकिस्तान और इंग्लैंड की टीमें इंग्लैंड के अंदर प्रैक्टिस कर रही थी। ये 2 वो टीमें थी जो अमेरिका में जाके नहीं खेल सकी। दूसरी बात, पाकिस्तान टीम अच्छी टीम है, और आपको पता है 2009 की वर्ल्ड चैम्पियन टीम है। इस टीम के हवाले से अगर देखा जाए, इस T20 के फॉर्मेट के हवाले से कि जो इनिशियल वर्ल्ड कप हुआ 2007 का जोहान्सबर्ग में, हम भी उधर मौजूद थे अल्हम्दुलिल्लाह, उसमें भी पाकिस्तान ने फाइनल खेला। लास्ट जो पाकिस्तान ने 2022 का आपके सामने वर्ल्ड कप हुआ, इंग्लैंड के साथ पाकिस्तान ने फाइनल खेला। इससे पिछला जो वर्ल्ड कप था 2021 का, 5 मुसलसल मैच जीते थे, और एक सनसनी सी फैल गई थी, आपके सामने ही है अगर वो मंजर देखें पाकिस्तान टीम के हवाले से। लेकिन ऑस्ट्रेलिया से अगला मैच हम नहीं जीत सके सेमीफाइनल पर, लेकिन T20 के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि पाकिस्तान की पोजीशन हमेशा से पहली दूसरी रही है पॉइंट्स टेबल के हवाले से भी देखे जाए, और 3 फाइनल हम इसके अब तक खेल चुके हैं, और अच्छी कारकर्दगी है। इस वक्त भी देखा जाए तो पाकिस्तान टीम के पास जो स्क्वाड है, इसमें सिर्फ मोहम्मद आमर ऐसे प्लेयर हैं जो 2009 की जो विक्टोरियस टीम थी उसका हिस्सा थे। हमने भी वो मंजर देखा। ग्राउंड के अंदर से खबर ये आई है कि मार वसीम शायद अमेरिका के खिलाफ मैच के लिए पहला मैच नहीं वो खेल सके। ठीक है, अब टीम में इसके अलावा भी कुछ तब्दीलियां प्रेडिक्ट की जा रही हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड खुसूसी दरख्वास्त करेगा ICC से। अब प्रैक्टिस का मौका ना मिलना, फिर अमेरिका ने इस तरह से पहले मैच में परफॉर्म किया है, ड्रॉप इन पिचेस होंगी, कंडीशंस नहीं होंगी, पाकिस्तान को क्या कॉम्बिनेशन बनाना चाहिए? देखिए, पाकिस्तान टीम के पास जो बेस्ट अवेलेबल स्लॉट है उन्होंने उसी के साथ जाना है। अटैकिंग क्रिकेट जो है वही खासा रहा है पाकिस्तान का भी पिछले थोड़े जितने भी मैचेस हुए इस पॉइंट ऑफ व्यू से। एक्सपेरिमेंट्स ज़रूर हो रहे थे, चाहे वो न्यूजीलैंड के साथ टीम थी, चेजा उनकी यंगस्टर टीम थी, लेकिन पाकिस्तान वर्ल्ड कप को देख के उसकी स्ट्रेटजी बना रहे थे, कपल्स बना रहे थे, बॉलिंग बैटिंग के हवाले से अगर देखा जाए। अब आयरलैंड के ख़िलाफ़ भी यही सूरत हमें देखने में मिली कि पाकिस्तान टीम ने मुख्तलिफ कम्बिनेशन को आजमाया, और फिर फाइनली जो मैच इंग्लैंड के ख़िलाफ़ हो सके मुमकिन, उनमें भी उन्होंने कोशिश की कि जो जिस टीम ने वर्ल्ड कप खेलना है फाइनल 11 में, वहीं से आप अंदाज़ा लगा लें कि वही टीम जो लास्ट मैच के अंदर खेली थी उसी टीम का प्रेडिक्ट यही किया जा रहा है कि वही टीम अमेरिका के खिलाफ कल खेलेगी, क्योंकि अमेरिका मेज़बान है, पाकिस्तान वर्ल्ड चैंपियन भी रहा है, वर्ल्ड चैंपियन भी रहा है। तो ये बहुत एज होता है जब
मेज़बान हो या कोई भी टीम हो, जब वो ओपोनेंट को देखती है कि उसका माजी कैसा रहा है, रीसेंट पास्ट कैसा रहा है, तो वो खेलने में बिल्कुल उसी तरह के मैदान में उतरती हैं। सिर्फ होम ग्राउंड और होम क्राउड का फ़ायदा नहीं होता, मेंटली जो है पोजीशन मजबूत होना Preparedness का भी बहुत ज़रूरी फायदा होता है। और कनाडा के खिलाफ मैच हो या बाकी टीमों के साथ वो डिफरेंट पोजीशन होती है। पाकिस्तान के खिलाफ खेलते हुए बड़ी बड़ी टीमें जो हैं भरपूर तैयारी करके आती हैं और पाकिस्तान उम्मीद है कि इस टूर्नामेंट के अंदर देखा जाए और ख़ास तौर पर आपको पता है T20 फॉर्मेट के अंदर प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। कोई भी टीम एक दो बैट्समैन अच्छा खेल जाए या एक दो ओवर 20 ओवर में से एक दो ओवर अच्छा हो जाए तो आप कहते हैं कि टीम डिमोलिश हो जाती है। कल स्कॉटलैंड का मुतासरा मैच था बारिश से और उसमें स्कॉटलैंड ने इंग्लैंड जैसे बॉलिंग लाइनअप के खिलाफ 10 ओवर्स में 90 रन बना लिए थे और जो टारगेट मिला इंग्लैंड को कि मैच बारिश की वजह से वो बेनतीजा रहा, लेकिन इसके बावजूद स्कॉटलैंड ने टफ टाइम दिया कल इंग्लैंड को। बिल्कुल। अच्छा देखिए जाहिद साहब, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि आपने बहुत से मैचेस देखे, बहुत सी टीम फॉर्मेशंस देखी, बहुत से टाइम पीरियड देखे मैनेजमेंट के हवाले से क्रिकेट में। अब जिस तरह हम तब्दीलियां कर रहे हैं, क्या ये ड्यूरिंग द सीरीज होना चाहिए था? इज इट ओके? क्योंकि कंसिस्टेंसी का सबसे बड़ा इशू होता है, हम कंसिस्टेंट नहीं रहते। अब इसमें तो प्रेशर बहुत ज़्यादा खिलाड़ियों के ऊपर बिल्ट हो जाता है और फिर जो खिलाड़ी आ रहा होता है उसके ऊपर ज़्यादा प्रेशर होता है एज़ कम्पेयर टू जो शुरू से टीम एक बनी होती है। तो क्या ये सही टाइम है चेंजेस का? देखिए चेंजेस जो होती हैं मजबूरन होती हैं और अब हमारे हाथ में चेंजेस नहीं होती जब तक आप जो मैनेजमेंट कमेटी होती है उसको प्रूफ नहीं देते मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके अलावा कोई हल नहीं है कि आप कहेंगे ये बैट्समैन जो है इसकी बजाय हम दूसरा बैट्समैन खिला। जब तक इंजरी मेडिकल रिपोर्ट्स के साथ तमाम सबूत के साथ कमेटी के पास नहीं जाती कोई चेंजेस हम नहीं कर सकते। वो अप्रूवल उसकी देंगे और उसके बदले में हम बताएंगे कि इसकी जगह के ऊपर हम ये प्लेयर इसको कर रहे हैं। तो पाकिस्तान ने जो 4 सब्स्टिट्यूट प्लेयर्स भी रखे हुए हैं वो भी टीम के साथ ही हैं, लेकिन अब सूरत हाल यही है कि जो बेस्ट अवेलेबल लॉट है कल उसी ने मैदान के अंदर उतरना है, मासवाए अम्माद वसीम के। देखिए अम्माद वसीम लास्ट आपको पता है खेल चुके हैं पाकिस्तान के लिए 2 T20 के वर्ल्ड कप। 2016 में भी वो टीम का हिस्सा थे। इस टीम के अंदर अगर देखा जाए तो बाबर आजम, रिजवान, हारिस रऊफ, शाहीन शाह अफरीदी ये वो प्लेयर हैं जिन्होंने लास्ट वर्ल्ड कप भी खेला हुआ था। और इसमें एडवांटेज तो सिर्फ हमारे पास मोहम्मद रिजवान के पास है, आमिर के पास है, या फिर किसी हद तक हम देखें तो पाकिस्तान के इमाद वसीम के पास ये प्लेयर हैं जिन्होंने अमेरिका में होने वाली एक प्राइवेट T20 लीग में शिरकत की थी, तो उनको आइडिया है कि वहाँ के ग्राउंड्स कैसे हैं। बाकी टीम पहली दफ़ा मैदान में उतरेगी, ज़रा मुश्किल होगा एडजस्ट करना। 2 प्लेयर्स तो खुद ही आपके सामने देखें, अम्माद वसीम और मोहम्मद आमर, ये बहुत ज़्यादा सीनियर हैं और उनमें से जो एक सीनियर था वो तो आउट हो गया और बाकी हम दुआ ही कर सकते हैं मोहम्मद आमर के लिए वो भी पूरा वर्ल्ड कप खेले, क्योंकि इनको सिर्फ एक्सपीरियंस की वजह से टीम के अंदर शामिल किया गया। और ख़ास तौर पर अम्माद वसीम की बात की जाए तो उन्होंने जो पाकिस्तान सुपर लीग हुआ उसके अंदर जो उन्होंने परफॉर्मेंस दी इस्लामाबाद यूनाइटेड के हवाले से, तो उनको उस वजह से शामिल किया गया, लेकिन वो अपनी जो फिटनेस है वो बरकरार नहीं रख सकेगी। इसी तरह की सूरत हाल आपके सामने बड़े बड़े बॉलर्स को हो जाती है। लास्ट वर्ल्ड कप में आपको पता है शाहीन शाह अफरीदी, सईद अजमल अपनी पीक पर उनके साथ तो हो गया था। अगर वो मैच खेल जाते और पूरे ओवर करा जाते तो नतीजा मुख्तलिफ होता। लेकिन अब हमें ज़रूरत इस अमर किया कि अगर हारिस रऊफ, नसीम शाह और शाहीन शाह अफरीदी और ये चौथे मोहम्मद आमर हैं, इनको किस तरह यूटिलाइज करना है, क्योंकि 2 चीज़ें पिछले वर्ल्ड कप में आप देखें कि जिन्होंने हमें नुकसान पहुँचाया। एक रन रेट हमारे आड़े आती रही है, जो भी वर्ल्ड कप हमारे आए हैं उसमें रन रेट हमारी आड़े आती रही है। हम पहुंच जाते थे, पॉइंट्स बराबर होते थे, रन रेट की वजह से हम आउट होते रहे किसी और की जीत हैं। ये भी मैंने अभी जब अच्छा जाहिद साहब, जहाँ हम क्रिकेट के हवाले से बात करें तो थोड़ा सा रुख ज़रा हम फुटबॉल के जानिब करते हैं, और क्योंकि टाइम की कमी है तो हम आपसे बहुत सी चीज़ों के हवाले से इंसाइट लेना चाह रहे हैं स्पोर्ट्स के मैदान में। पाकिस्तान सऊदी अरब के अगेंस्ट
मैच खेलेगा कल फुटबॉल का, क्या पाकिस्तान को होम ग्राउंड का एडवांटेज होगा? आपको प्रिपेयर्डनेस कैसी लग रही है पाकिस्तानी फुटबॉल टीम की? देखिए, पाकिस्तान फुटबॉल टीम वर्ल्ड कप के लिए फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान सेकंड राउंड के लिए वर्ल्ड कप क्वालिफाइंग राउंड में पहुंची है। इसी मैदान के अंदर हमने कंबोडिया को हराया था। जब कंबोडिया को हराया था तो हम दूसरे फेज के अंदर फर्स्ट टाइम हम चले गए थे। और इसमें देखा जाए तो जितने मैचेस हुए हैं मैंने उनको कवर किया है, और सऊदी अरब के अंदर पाकिस्तान का जो मैच था वो भी मैंने सऊदी अरब जाके उसको कवर किया है। सऊदी अरब की टीम बहुत आप समझते हैं मजबूत टीम है, मंझी हुई टीम। ये नहीं है कि हमने वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई किया और हम एक्सपेक्टेशन रखें पूरी कौम कि हम आते ही जो हमसे 100 दर्जे बेहतर टीमें हैं उनको हम हरा देंगे, इतना अच्छा नहीं है। लेकिन पाकिस्तान टीम दिन ब दिन बेहतरी की तरफ जा रही है, और जो रिचर्ड कॉन्स्टाइन उनके कोच हैं हमारे, वो बड़ी मेहनत कर रहे हैं इस टीम के ऊपर। और मेन फोकस जब भी उनसे बात हुई है उन्होंने कहा कि मेन फोकस हमारा एशियन फुटबॉल है। पहले हमने वहाँ उस एशियन फुटबॉल स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे, जरेंगे। और फिर ये कोई qualify ना करेंगे। नतीजा अखज़ करे कि पाकिस्तान सऊदी अरब को हरा देगा। होम ग्राउंड कोशिश तो कर होगी, सकते हैं। होम क्राउड होगी। ताजिकिस्तान के साथ भी आपने मैच देखे, जॉर्डन के साथ भी पाकिस्तान ने इसी फुटबॉल ग्राउंड के सही। अंदर बहुत शुक्रिया मैच जाहिद देखा। फारूक मलिक साहब। बहुत हमें शुक्रिया। न्यूज़ ब्रेक की जानी पड़ना है, आप स्टूडियोज में रहे, और खेल की तो जितनी उतनी कम होती है, और जितनी इनसाइट हो उतनी कम होती है, उतना इंटरेस्ट बढ़ता है। बिल्कुल जनाब, लेकिन वक्त हुआ अब एक न्यूज़ ब्रेक का। न्यूज़ ब्रेक की जाने बढ़ते हैं। जी जनाब, सुबह पाकिस्तान में आपको एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं। आज है 5 जून और आज पाकिस्तान समेत दुनिया भर में माहौलियात का आलमी दिन मनाया जा रहा है। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाया जा रहा है आज। तो माहौल के हवाले से जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले माहौल का जिक्र ही करते हैं कि कहीं पर भी हम जाएं, कहीं पर भी रहें, हमारा रहन सहन, हमारी तहजीब तमद्दुन, हमारी ज़िंदगी, हमारी सेहत, हमारा खाना पीना, सब कुछ माहौल की मुनासबत से होता है, और हम अब उसको एडजस्ट करते हैं, फिर माहौल को बेहतर बनाने की भी कोशिश करते हैं। तो इसी हवाले से एक जानवरों और कीड़े मकोड़ों की नस्लें मुकम्मल तौर पर ख़त्म होती जा रही हैं। माहिरीन के मुताबिक पूरी दुनिया को इस वक्त माहौलियाती आलूदगी का सामना है, और रोज बरोज इसमें खतरनाक हद तक इजाफा होता जा रहा है, जिससे लोगों में मोहलिक वबाई अमराज पैदा हो रहे हैं। जिस तेजी से इंसान इस माहौलियाती निज़ाम को ख़राब करने का जिम्मेदार है, अगर इसे कंट्रोल ना किया गया तो अगली एक सदी में 86% परिंदे मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाएंगे। इसी तरह 80% दूध देने वाले जानवर सफ़ाए हस्ती से मिट जाएंगे। 90% रेंगने वाले जानवर नापैद हो जाएंगे। गोया ये स्यारा तेजी से जिंदगी से हाथ धो रहा होगा। अमेज़न के जंगलात इस वक्त दुनिया भर के जंगलात का 35% हैं, जहां इंसान ने तेजी से कटाई का अमल जारी रखा हुआ है। 5% से ज्यादा जंगलात का सफाया किया जा चुका है, जिस वजह से वहां बेशुमार जानवर और परिंदे मुकम्मल तौर पर मिट चुके हैं। ऑस्ट्रेलिया के बारे में कहा जा रहा है कि वहां 50 से 90% हैवानात खत्म हो जाएंगे। सिर्फ गुज़श्ता बरस ऑस्ट्रेलिया में जंगलात को आग लगने से 18 मिलियन एकड़ जमीन और इस पर मौजूद नबातात और हैवानात सब जलकर तबाह हो चुके। बदकिस्मती से पाकिस्तान भी उन ममालिक में शामिल है जहां माहौलियात बुरी तरह मुतासिर हो चुके हैं। जंगलों में आग, हीट वेव्स और सैलाब आम हैं, जिसकी बड़ी वजह माहौलियाती आलूदगी में इजाफा, जंगलात की गैर कानूनी कटाई और जंगलात के रकबे में कमी शामिल है। माहौलियात की बका ही हमारी बका है, वरना हालिया हीट वेव की लहर और 2022 के सैलाब इस बात की वाज़ेह मिसाल हैं कि हमारा मुस्तकबिल क्या होगा। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में हर साल 5 जून को आलमी माहौलियात का दिन मनाया जाता है, लेकिन सवाल ये है, क्या 365 दिनों में एक दिन को माहौल का दिन मनाने से माहौल को बचाया जा सकता है? अगर अब भी हमने ना सोचा और अमली इक़दामात ना लिए तो कहीं बहुत देर ना हो जाए। ये बहैसियत कौम और आलमी मुआशरा हमें सोचना होगा।
अभी भी हमने ना सोचा और अमली इक़दामात ना लिए तो कहीं बहुत ज़्यादा देर ना हो जाए। और अब हम देख रहे हैं कि जो माहौलियाती तब्दीलियाँ आ रही हैं या इन तब्दीलियों की वजह से कुछ रिपरकशंस जो हम फेस कर रहे हैं, कुछ अर्से पहले जिस तरह हमने मार्गला हिल्स पर भी देखा आग लगी, इस पर हमने देखा कि मौजूदा हुकूमत प्रॉम्प्ट एक्शन ले रही है और इसको रोकने के लिए, इसकी रोकथाम के लिए प्रॉपरली काम किया जा रहा है। तो माहौलियाती तब्दीली के हवाले से, आज के दिन के हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ प्रोग्राम में वज़ीर आज़म की कोऑर्डिनेटर बराए मौसमियाती तब्दीली और माहौलियाती राब्ता मिस रुमीना खुर्शीद आलम मौजूद है। रुमीना साहिबा, प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। रुमीना साहिबा, मैं आपसे जानना चाहूँगी, आज माहौलियाती तब्दीली के हवाले से हम बात कर रहे हैं, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे है, माहौलियात का आलमी दिन है। तो माहौलियात के आलमी दिन के हवाले से एक तो आपसे जानना चाहूँगी कि हुकूमत क्या कर रही है, अब तक आपकी गवर्नमेंट ने क्या क्या इक़दामात किए हैं मौसमियाती तब्दीली में, जो हम देख रहे हैं कि हर बंदा ही इससे अफेक्ट हो रहा है, इससे निपटने के लिए क्या क्या काम किया गया है? अच्छा, हम देखते हैं पाकिस्तान में 2022 के सैलाब हों या उससे कबल भी पाकिस्तान की वजारत माहौलियात के हवाले से, और ख़ास तौर पर हम क्लाइमेट चेंज की जब बात करें, 2016 से लेकर अब तक पूरी दुनिया इस एक मौक़िफ़ पर इकट्ठी है। सबका इत्तेफाक है कि दुनिया का टेम्परेचर ऊपर जा रहा है। यहाँ पर चाहे वो फ़ज़ाई आलूदगी हो, वो आबी आलूदगी हो या फिर वो ज़मीनी हो, उससे निमटने के लिए इक़दामात करने होंगे। ख़ास तौर पर कार्बन के अखराज जो ज़्यादा ममालिक करते हैं उनके ऊपर ज़्यादा ज़िम्मेदारी आयद होती है। पाकिस्तान का हिस्सा न होने के बराबर है, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान मुतासरा ममालिक की फहरिस्त में सबसे आगे है। अब इसके लिए वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की क़यादत में ख़ास तौर पर पाकिस्तान ने आलमी सतह पर भी हर फोरम पर इस मसले को उठाया, उजागर किया कि पाकिस्तान उन ममालिक में शरीक नहीं है, लेकिन मुतासरीन में पाकिस्तान शरीक हो रहा है, पाकिस्तान उसमें मौजूद है, पाकिस्तान नुकसान बर्दाश्त कर रहा है। अब इस नुकसान के लिए ख़ास तौर पर फंड का क़याम, और उसमें चीन ने भी पाकिस्तान का साथ दिया है। पाकिस्तान ने कतर में होने वाले कॉप के में पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ था उसकी भरपूर तायद की गई। और अब हम देखते हैं कि शजरकारी हो या फिर प्लास्टिक बैग्स के ऊपर पाबंदी जैसे इक़दामात हों, माहौल को साफ़ सुथरा रखने के हवाले से जो इंतज़ामात किए जाते हैं, इक़दामात किए जाते हैं, जो पॉलिसी बनाई जा रही है, वो ये तमाम तर ऐसे एफ़र्ट्स हैं जो कि पाकिस्तान की सीरियसनेस को शो करते हैं। और इसमें अब हुकूमत के साथ साथ हमें बतौर अवाम भी अपना हिस्सा डालना है और हमें उन तमाम तर चीज़ों का ख्याल रखना है। बिल्कुल रिजवान, जहां हम देख रहे हैं कि हुकूमत बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गई है, तो वहाँ पे जब गवर्नमेंट्स एक्टिव होती हैं तो यूथ भी एक्टिव हो जाती है। हम देखते हैं कि कितने ज़्यादा क्लाइमेट एक्टिविस्ट हैं पाकिस्तान में, बहुत यंग एज की क्लाइमेट एक्टिविस्ट हैं, फिर हर जेंडर से रिलेटेड जो लोग हैं वो आगे बढ़ रहे हैं। हम देख रहे हैं कि पाकिस्तानी ख़वातीन, चाहे इवन मीडिया फर्टिलिटी भी हो, इसमें क्लाइमेट चेंज के हवाले से रिपोर्टिंग की जा रही है। फिर इसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि फिलैंथ्रोपिस्ट भी सामने आ रहे हैं, आगे आ रहे हैं, मिलकर काम कर रहे हैं, मौसमियाती तब्दीली से निमट रहे हैं। हुकूमत बहुत ज़्यादा जामे इक़दामात कर रही है मौसमियाती तब्दीली से निमटने के लिए, और इस पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है रुमीना खुर्शीद आलम साहिबा ने। और रुमीना खुर्शीद आलम साहिबा से जानते हैं कि आज के दिन के हवाले से और ख़ास तौर पे जो अभी तक के इक़दामात हैं उसके हवाले से वो क्या कहेंगे। रुमीना साहिबा, एक तो प्रोग्राम में आपको सबसे पहले खुशामदीद कहूँगी और आपसे जानना चाहूँगी कि मौसमियाती तब्दीली से निमटने के लिए हुकूमत क्या इक़दामात कर रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया मानूर और रिजवान आपका एक बार फिर से कि आपने क्लाइमेट चेंज के इस अहम मौका के ऊपर और क्लाइमेट चेंज के सब्जेक्ट के ऊपर आप लोगों ने जो है वो मीडिया ने इस चीज़ को स्पेस दी। एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जो अवेयरनेस है वो लोगों तक जो है वो जानी बहुत ज़रूरी है। इस पर मैं यहाँ पर कहना चाहूँगी, जैसे कि आप लोगों ने भी खुद भी बात की और मैं बहुत मुझे जो डॉक्यूमेंट्री के ऊपर जिस तरह आपने बताया और तमाम तर जो रिसर्च भी मैं समझती हूँ, ये तमाम तर लोग जब इसको देखेंगे तो उनके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज और आई ओपनर भी होगा, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग एक ऐसा इशू है और क्लाइमेट चेंज एक ऐसा इशू है कि जिसमें हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान जो है वो रिसीविंग एंड के ऊपर ज़्यादा है। और जिस तरह आपने बताया कि जो समुंदर है वो किस तरह से उसकी जो ज़मीन की सतह से वो ऊपर आता जा रहा है, तो वो कितना एक परेशान कुन है पूरी दुनिया के लिए, इस पूरे खित्ते के लिए। अब जहाँ तक बात आती है कि पाकिस्तान इसमें क्या कर रहा है, तो मैं आपको ये बताती चलूँ कि अंडर द
the leadership of Prime Minister मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ जो हैं, एक जो क्लाइमेट चेंज का जो सब्जेक्ट है इसको सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी, टॉप प्रायोरिटी दी जा रही है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के ऊपर भी आपने देखा कि उन्होंने अपनी जो स्पीच थी पूरी दुनिया के सामने क्लाइमेट चेंज और अमन की बात की, क्योंकि ऐसा नहीं है कि जो आज कोई कि अगर हम अपने मुल्क में अगर कुछ कर रहे हैं तो उसका असर जो है वो किसी दूसरे पर नहीं जाएगा। तो जब उन्होंने अमन की बात की तो डेफिनेटली वो एक इसका बहुत बड़ा मुंह बोलता सबूत है। दूसरी बात, आपको याद होगा कि शर्म एल शेख में जो लॉस एंड डैमेज फंड का जो इनकाद हुआ बना, वो भी पाकिस्तान की काविशों में अंडर द लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ और PDM के दौर में जो वो बना, और उसी तसलसल को हम आगे जो है वो लेके चल रहे हैं। और हुकूमत इसके ऊपर तमाम तर वो इक़दामात अपने सूबों के साथ मिलकर, क्योंकि 18वीं तरमीम के बाद ये जो सब्जेक्ट है डिवॉल्व हुआ प्रोविंसेस में, लेकिन उसके बावजूद ऐसा नहीं है, क्योंकि मुल्क तो सबका है, चाहे आप कहीं से भी किसी भी सूबे से हो, पाकिस्तान सबका है, ज़मीन सबकी है। हमें इसका ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखना है, उसके ऊपर पॉलिसी का इनकाद हो, चाहे एमरजेंसी तौर के ऊपर जो है कोई भी एक्शन लेना हो। मैं आपकी मशकूर हूँ कि आपने मीडिया के ऊपर इस बात को वाज़ेह किया कि जब जंगलात में आग लगी तो फ़ौरन प्रॉम्प्ट एक्शन जो है वो लिया, और प्राइम मिनिस्टर ने खुद ना सिर्फ का नोटिस लिया बल्कि तमाम तर जो डिपार्टमेंट्स हैं, मैं यहाँ पर कहना चाहूँगी, चाहे वो NDMA का डिपार्टमेंट हो, CDA का डिपार्टमेंट हो, हमारा क्लाइमेट चेंज फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हो, हमारे तमाम जो डिपार्टमेंट हैं। और बिलखसूस तौर पर मैं आपके प्रोग्राम के तवसत से लोगों को उन अनसंग हीरोज़ के बारे में बताना चाहती हूँ। हमारे वो जो फायर फाइटर्स हैं जो उस आग के साथ लड़ते हैं और उसको बुझाने की पूरी कोशिश करते हैं, उन्होंने कितना उस पर जो है वो काम किया। और इसके साथ साथ प्लास्टिक जो बिलखसूस तौर पर है, हमें उसको जितना हम रोकने की बात नहीं, मैं तो कहती हूँ उसका हमें खात्मा करना चाहिए अपने घरों से, अपनी ज़िंदगियों से। क्योंकि जिस तरह कोविड के दिनों में ऑक्सीजन जो है, जब हमें लगता था कि ऑक्सीमीटर लगाते थे तो ऑक्सीजन ड्रॉप होता था तो हम कहते थे कि लंग्स चोक हो रहे हैं, तो इसी तरह ज़मीन जो है वो प्लास्टिक के इस्तेमाल से उसके लंग्स भी जो है वो चोक हो रहे हैं। ये और इसमें बहुत बड़े बड़े इकदाम नहीं, हम छोटी छोटी चीज़ों का अगर ख्याल रखें तो बहुत कुछ हो सकता है। और इसके साथ साथ मैं ये आपको बताना चाहूँगी कि इंटरनेशनली प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो क्लाइमेट डिप्लोमेसी की बात कर रहे हैं। हम क्लाइमेट डिप्लोमेसी की बात कर रहे हैं, रीजन वाइज सॉल्यूशंस की बात कर रहे हैं, उन तमाम तर वनरेबल कंट्रीज जो हैं उनको एंगेज करने की बात कर रहे हैं, ताकि सब लोग मिलकर बात करें। और बिलखसूस तौर पर जो चैलेंजेस हैं उनके बारे में तो हम जानते हैं, लेकिन उसमें जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हम बात कर रहे हैं उन तमाम तर चैलेंजेस से। ये एक ऐसी कौम है, मैं समझती हूँ, जो हर चैलेंज में से मुत्तहिद होकर निकलती है। लेकिन प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो बात करते हैं कि हमें एड नहीं, हमें ट्रेड लेकर चलना है, हमें अपने मुल्क की बेहतरी की तरफ चलना है। तो इसमें तमाम तर सतह पे जो है वो मैं आपको यकीन दहानी कराती चलूँ, और ये तमाम तर चीज़ें जो हैं वो अवेलेबल हैं तमाम तर सोशल मीडिया के फोरम्स पे भी, मीडिया, प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक, क्योंकि हम जो भी काम कर रहे हैं क्लाइमेट चेंज की मिनिस्ट्री के उससे अंडर द अम्ब्रेला, हम तमाम तर चीज़ें जो हैं उनको जो हमारे अवाम हैं उनके सामने बिल्कुल उसको रखे हुए हैं। तो इसलिए मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि हुकूमत अपना काम कर रही है, लेकिन हमें ज़रूरत है आपके साथ की, ताउन की। और इसमें तमाम तरह इदारे जो हैं हमने उनको साथ एंगेज किया है, और आगे आने वाले दिनों में जो किसी भी रियासत के तमाम तर सुतून होते हैं वो इंशाल्लाह वो पहले भी एक साथ थे, और इंशाल्लाह अब आने वाले दिनों में आप मज़ीद उनको मुत्तहद देखेंगे अंडर द लीडरशिप ऑफ द प्राइम मिनिस्टर मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब। बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने। और अब हम देखते हैं कि प्लास्टिक के खात्मे के हवाले से हमने वर्ल्ड अर्थ डे पर भी देखा था कि नो टू प्लास्टिक, नो प्लास्टिक हमारी ज़िंदगी में होना चाहिए। रुबीना साहिबा, प्लास्टिक का खात्मा बड़ी वाज़ेह पॉलिसी है, लोग इस्तेमाल ना करें, दुकानदार बेचेंगे, उन्हें इस्तेमाल करेंगे या उसमें सामान देंगे, उन्हें जुर्माना होगा। अब प्लास्टिक की प्रोडक्शन के हवाले से फिर इसका अल्टरनेट क्या हो सकता है रोज़मर्रा के इस्तेमाल के लिए? क्योंकि हमारे खाने पीने की अशिया हमने कुछ भी कैरी करना हो, वो तमाम का तमाम इस हद तक है कि कागज़ भी प्लास्टिक में ही पैक होकर आ रहा है। देखिए, ये रिजवान, मैं एक बात कहना चाहूँगी कि एक बड़ी सादा सी बात है, हमने अपनी ज़िंदगी को जिस तरह से भी ढाल लें। कोविड की मिसाल हम सबके सामने कि कोविड के दिनों में जो चीज़ें आपको नामुमकिन लगती थी वो भी मुमकिन हुई। रही बात प्लास्टिक की, तो आज से अगर कुछ साल हम चले जाएं वापस अपने बचपन में, मतलब मेरे बचपन में भी अगर मैं चली जाऊं तो, और उसके बाद काफ़ी अरसे तक हमने देखा कि प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं होता था। इवन के जो खाना कहीं से पैक होता था वो भी घरों से डब्बे जाया करते थे, हॉट पॉट्स होते थे, मुख्तलिफ इस किस्म के बर्तन जो थे उनमें जाता था,
ग्रॉसरी जो सी है वो कपड़े के थैलों में आया करती थी और टोकरियां होती थी, इस तरह की चीज़ें होती थी। ये आप मैं और आज भी एंड इट्स नॉट कि खाली इन पाकिस्तान में, बैरून मुमालिक में अगर आप उसकी मिसाल देखें तो बैरून मुमालिक में जब लोग अपनी ग्रॉसरीज वगैरह करने के लिए जाते हैं तो वो घरों से अपने बैग साथ लेकर जाते हैं, और अगर उनको वहाँ पर पेपर बैग या कुछ खरीदना होता है तो वो उसके लिए पे करते हैं। तो आई थिंक देयर इज़ नथिंग इम्पॉसिबल, कुछ भी नामुमकिन नहीं है। मुश्किल ज़रूर लगता है लेकिन अपने आप को उसकी चीज़ के, अगर आप अपनी सेहत को प्रायोरिटी दें, आप ये प्रायोरिटी दें कि ये मेरी सेहत के लिए, मेरे बच्चों की सेहत के लिए, मेरे घराने की सेहत के लिए और मेरे मुल्क की सेहत के लिए ज़रूरी है, तो मैं नहीं समझती कि ये कोई इतना बड़ा जो है वो मुश्किल मरहला है। और इसके ऊपर सख्ती पंजाब हुकूमत ने भी प्रॉपर इस पे बैन लगाया, हमने भी, और तमाम तर जो सूबे हैं वो भी इंशाल्लाह इसके ऊपर जो है वो इसी तरह से लाएअमल उनका जो है वो जारी। और दूसरी बात ये कि मैं तो हर जगह ये कह रही हूँ कि इसमें हमारा ज़ीरो टॉलरेंस होगा, क्योंकि ये ज़रूरी है हम सब के लिए। रुमीना साहिबा, अब ज़रा रुख कर लेते हैं करंट सिचुएशन के हवाले से भी। हमने देखा कि कुछ अरसे पहले मारगला हिल्स पर आग लगी और 1-2 दिन तक वो इसके नई साइट्स पे वो लगती रही, और वो हमने देखा कि उसके हवाले से आपके बहुत ज़्यादा प्रॉम्प्ट एक्शन था, आपने बहुत ज़्यादा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी से उसको टेक ओवर किया। और फिर हमने देखा कि उसके आग बुझाने के लिए हेलीकॉप्टर्स भी आ रहे हैं, अवाम भी मुतहरिक है, जिस तरह आपने फायर फाइटर्स के हवाले से बात की। इस हवाले से अवेयरनेस के लिए स्पेसिफिकली क्या किया जा रहा है, क्योंकि मौसम ऐसा है, गर्मी की शिद्दत है, ऐसे में आग लग भी जाती है और ऑब्वियसली जो हीट वेव है, तो ऐसे में क्या काम किए जा रहे हैं हुकूमत की जानिब से ताकि आइंदा इस तरह का कोई इंसिडेंट ना पेश आए? बहुत शुक्रिया मानूर इस अहम सब्जेक्ट के ऊपर बात करने के लिए, और मैं आपकी बहुत मशकूर हूँ कि आपने हमारी उन तमाम तर काविशों को सराहा, क्योंकि ये भी बहुत ज़रूरी होता है कि जब मीडिया की तरफ से लोगों को पता चले कि प्रॉम्प्ट एक्शन भी लिया और काम भी किया गया। इसके अंदर आप देखिए बहुत सारी दुनिया के ममालिक, ऑस्ट्रेलिया वगैरह की अगर हम मिसाल लें तो वहाँ पर जब आग लगती है तो कई कई हफ्ते जो हैं वो उस आग पर काबू नहीं पा सकते। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह, हैट्स ऑफ टू आर टीम, हैट्स ऑफ टू आर फायर फाइटर्स, NDMA, CDA और हमारे वो तमाम तर प्राइम मिनिस्टर ने उसके ऊपर फ़ौरन एक्शन लिया और हेली जो है वो आए। और हालांकि ये बहुत मुश्किल काम है लेकिन उसके बावजूद जिस तरह से भी हम जल्द अज जल्द उस पर काबू पा सकते थे, उस पर प्रॉम्प्ट एक्शंस लिए गए। जहाँ तक बात आती है अवेयरनेस की, तो मैं आपको बताती चलूँ कि NDMA जो हमारा नेचुरल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, उनके तवसुत से मैंने जो सबसे पहले हीट वेव के आने से पहले हम लोगों ने तमाम तर सूबों को एडवाइजरीज भेजी। AJK गिलगित बल्तिस्तान में भी हमने अपनी एडवाइजरीज जो हैं वो भेजी, क्योंकि 18वीं तरमीम के बाद ये जो सब्जेक्ट है वो सूबों में डिवॉल्व हो चुका है। लेकिन उसके बावजूद जाहिर है हम सब एक हैं, हम सब ने मिलकर काम करना है, फेडरेशन का जो काम है उसने करना है। उस पर फिर जो मैंने प्रॉपर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो की, जिसमें प्रॉपरली प्रेस अवेयरनेस थी लोगों के लिए कि हीट वेव किस किस तरह से कहाँ कहाँ पर करी। और मैं इसमें बताती चलूँ कि जब जंगलात का जहाँ पर बात आती है तो जो ये हीट वेव का टाइम होता है, ये गर्मी, शदीद गर्मी का जब वक्त होता है, तो जो पत्ते होते हैं वो गिरते हैं और इनके अंदर एक फ्यूल होता है, खास एक स्पेसिफिक किस्म का फ्यूल होता है। और उसमें कोशिश ये भी की जाती है कि वहाँ पर बाकायदा सफाई का किया जाता है, अर्ली क्लीनिंग की जाती है कि वो जो पार्ट्स हैं उनको क्लीन किया जाए। लेकिन चूँकि ये कुदरती एक अमल है और वो पत्तों का झड़ना होता है, मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं, तो उसके अंदर जब अगर किसी की छोटी सी गलती, गफलत जो है वो एक बहुत बड़ी तबाही का सबब भी बन सकती है। और सम टाइम्स जो है वो ड्यू टू कुदरती भी वो आग जो है वो डेवलप हो जाती है। सो इन तमाम तर चीज़ों को की आगाही भी हम लोगों ने बताई, बार बार इस पर बात भी की जाती है मुख्तलिफ सोशल मीडिया के फोरम से, मुख्तलिफ मीडिया के फोरम से। हमारे जो मीडिया बीट रिपोर्टर्स हैं, मैं उनको बीट रिपोर्टर्स नहीं कहती, मैं उनको अपनी क्लाइमेट टास्क फोर्स कहती हूँ, अपनी आइज़ कहती हूँ हमारी मिनिस्ट्री की। हम सब लोग मिलजुल कर इसमें जो है वो मुख्तलिफ तरीक़ों के साथ काम कर रहे हैं, अवेयरनेसेस दे रहे हैं। लोग जो ट्रेल्स पे जाने वाले लोग हैं उनको बार बार बताया जाता है कि एहतियात करें और कोशिश करें कि इन दिनों में अवॉइड करें और ऐसी कोई चीज़ साथ लेकर ना जाएं जिसकी वजह से कोई ना कोई नुकसान हो। और दूसरा, अगर कहीं पर भी आप छोटी मोटी भी गफलत देखें तो आपने उसको कैसे फिल फॉर जो है आप उसको सॉर्ट आउट करें। तो इन तमाम तर चीज़ों के लिए जो कैंपेन और काम जो होता है, जो कि बज़ाहिर लोगों को नहीं पता चलता, लेकिन ये सिलसिला जो है मार्च अप्रैल से, बल्कि उससे फरवरी मार्च अप्रैल से शुरू हो जाता है, जिसमें फॉरेस्ट क्लीनिंग जो है, पाथवे क्लीनिंग्स जो है उनका सिलसिला जो है वो जारी व सारी रहता है। और इस
टाइम CDA जो है वो काफ़ी एक्टिवली, और हमारे जो फॉरेस्ट के डिपार्टमेंट के लोग हैं, ये तमाम तर लोग मिलकर काफ़ी उससे एफिशिएंटली जो है वो काम कर रहे हैं, जिसके ऊपर उन काविशों को जो है वो प्राइम मिनिस्टर मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने सराहा भी। और मैं मशकूर हूँ उन तमाम तर लोगों की जिन्होंने उन प्रॉम्प्ट एक्शन को जो है वो सराहा। और लेकिन ये है कि हमें देखना ज़रूरी होता है, हकाइक को जाने बगैर मेरे ख्याल में उस पर जो लोग तनकीद करते हैं, मैं खैर उनकी भी मशकूर हूँ जो तनकीद करते हैं, लेकिन अगर तनकीद बराए तनकीद हो तो वो नुकसानदेह होती है, लेकिन अगर किसी की इस्लाह के लिए हो तो वो अच्छी होती है। बिल्कुल सही। और एक इनिशिएटिव जो आपने लिया खासतौर पर मागला के पहाड़ियों पर आग लगने के बाद जो रिपोर्टिंग की गई उन सहाफ़ियों के लिए जिन्होंने उस पर आवाज़ उठाई, उनके लिए अवार्ड्स का इंतजाम किया, उन्हें अप्रिशिएट किया। तो अब हम आपसे दरख्वास्त यही करेंगे कि हमारे पास बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस मौजूद हैं, ऐसी NGOs मौजूद हैं, या फिर बहुत सारे ऐसे इदारे मौजूद हैं, गर्ल गाइड्स की बात करें या फिर हम बॉय स्काउट्स की बात करें, तो इसके साथ साथ स्टूडेंट्स हैं, तो एग्जैक्टली उनको अगर हम ऑन बोर्ड ले लें और उनके ज़रिए आगाही मुहिम फैलाएं और उनके लिए भी इसी तरह के अवार्ड्स हों, उनको भी इसी तरह से अप्रिशिएट किया जाए, तो काफ़ी हाथ बढ़ जाएगा, हुकूमत का भी पॉलिसी भी अच्छी हो जाएगी और लोगों तक पैगाम भी वाज़ेह तरीके से पहुंच जाएगा। रिजवान, आपने बिल्कुल ठीक कहा। ये जो अवार्ड्स की बात है, मैं फिर आपकी मशकूर हूँ कि आपने इस बात को हाईलाइट किया। ये सिर्फ मारगला हिल की रिपोर्टिंग के लिए नहीं थे, ये अवार्ड्स उन तमाम उन लोगों की काविशों को सराहने के लिए थे जो सालों से क्लाइमेट चेंज जैसे सब्जेक्ट के ऊपर काम करते हैं और काम किया उस पर। उनके जो मटीरियल है उन्होंने जो पब्लिश किया, उस पर रिपोर्टिंग की, ये उससे रेलेवेंट थे। और उसके बाद हम लोगों ने मिनिस्ट्री की तरफ से एक अवार्ड जो है उसको और अनाउंस किया है, और वो अवार्ड है शब्बीर मरहूम के नाम से। हमारे वो जो मीडिया रिपोर्टर शब्बीर जो क्लाइमेट चेंज के ऊपर बहुत एक्टिवली काम किया करते थे और आज से 2 साल पहले उनका इंतकाल हुआ, उनके नाम के ऊपर मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज ने मेल और फीमेल अवार्ड जो है उसका ऐलान किया है। और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि हमारे जो वो मीडिया के रिपोर्टर्स हैं, हम उनको भी वो कर रहे हैं। और इसके साथ साथ सिर्फ मीडिया रिपोर्टर्स नहीं, हमारे जो कैमरामैन हैं, क्योंकि मीडिया रिपोर्टर जहाँ पे काम करते हैं एक टीम वर्क होता है, तो जो हमारे कैमरामैन हैं जो इतने मुश्किल हालात में जाते हैं, काम करते हैं, हम उनको भी जो है वो उसमें सराह रहे हैं, उनकी जो काविशें हैं उनको भी अप्रिशिएट जो है वो करेंगे। रह गई बात ऑर्गेनाइजेशंस की, गर्ल्स गाइड्स का, बॉय स्काउट्स, स्टूडेंट्स की, कॉलेजेस यूनिवर्सिटी के बच्चों की, डेफिनेटली आपने बिल्कुल ठीक कहा, लेकिन हमें इसके लिए जो प्रॉपर ट्रेनिंग्स हैं हम उसकी बात कर रहे हैं। इवन के मैं आपको बताती चलूँ कि हम लोग कैपेसिटी बिल्डिंग और ट्रेनिंग ऑफ आर मीडिया जर्नलिस्ट जो हैं, क्लाइमेट चेंज की जो रिपोर्टर्स हैं, बीट रिपोर्टर्स हैं, हम उनके लिए जो है उस ट्रेनिंग का इनेकाद भी कर रहे हैं। उनको हमने किस तरह से गाइड करना है, किस तरह से लेके चलना है, और यही ट्रेनिंग्स के आग लगे या कुछ इस तरह के हालात हों तो उसमें कैसे काम किया जा सकता है, उसके ऊपर भी काम करें। लेकिन इसके साथ साथ हमें ये बहुत देखना ज़रूरी है, क्योंकि आपको पता है जो आग बुझाने का अमल है इसके ऊपर प्रॉपर आपको ट्रेनिंग देनी होती है। आप अनप्रोफेशनली किसी की को नहीं इस तरह से इंगेज कर सकते और किसी की ज़िंदगी के साथ नहीं खेल सकते। दूसरी बात, जो अवेयरनेस की आपने बात की है, उसके अंदर हम लोग डेफिनेटली स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़, मुख्तलिफ आय ऑर्गेनाइजेशंस, लोकल NGOs, डोमेस्टिक और तमाम तर जो सूबे हैं उनके साथ काम करें। और मैं आपको इसमें बताती चलूँ कि प्राइम मिनिस्टर, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब की अंडर हिज लीडरशिप हम लोगों ने उन्होंने एक कमेटी भी जो है वो नोटिफाई की है, जिसके अंदर हीट वेव और इन तमाम तर सब्जेक्ट के ऊपर हम किस तरह से हमने मिलकर काम करना है सूबों के साथ और हमारा आज़ाद जम्मू कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के साथ। सो दिस इज़ सम सॉर्ट ऑफ अ मैकेनिज्म जिसके ऊपर डे टू डे प्रोग्रेस हो रही है। इंशाल्लाह आगे आने वाले दिनों में जो है वो आपको वो भी अंदाज़ा होगा। और हम लोग कोशिश इसमें कर रहे हैं, अपनी भरपूर कोशिश कि हम इसको करिकुलम्स में ऐड करें। मैं आपको बताती चलूँ और आपको जान के खुशी होगी इस बात में कि हमने स्कूल्स के साथ, मेरा ज़्यादा फोकस जो है वो स्कूल्स के साथ भी है, क्योंकि यूथ तो है ही, यूथ तो एक बहुत बड़ा कंपोनेंट है, लेकिन हमें ज़रूरत है अपने आने वाली नस्ल को एजुकेट करने के बारे में, क्योंकि बच्चे जो हैं वो घरों में बहुत कुछ काम जो है वो करवा लेते हैं माँ बाप से। मुझे खुशी है यहाँ पे बताते हुए, हमारी एक 4 साल की एक नन्ही जो चैम्पियन है क्लाइमेट चेंज की, हर नेम इज़, उनका नाम यशफीन हारिस उनका नाम है, और वो उन्होंने एक मैसेज जो है वो भी रिकॉर्ड किया जो कि हमारे सोशल मीडिया उस पर चलेगा कि प्लास्टिक को क्यों नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। उसका एक छोटा सा पैगाम है
ہے کہ اگر ہم پلاسٹک استعمال کرتے ہیں تو زمین سیڈ ہو جاتی ہے, اگر اس سے زمین کو نقصان پہنچتا ہے, اور وہ اپنی زمین کو سیڈ نہیں کرنا چاہتی, وہ خوش رکھنا چاہتی ہے. اور نہ صرف زمین بلکہ اس ننھی بچی نے یہ بھی بات کی کہ جو زمین کے پانی میں رہنے والی جو فشریز ہیں یا وہ تمام تر جو چیزیں موجود ہیں, حیاتیات جو اس کے اندر موجود ہیں, اگر وہ پلاسٹک کو سوالو کر جاتی ہیں تو وہ مر جاتی ہیں. اور she wants to give life to this all living goods. تو میں سمجھتی ہوں کہ جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور اس نے اپنے گھر میں اپنی والدہ کو کہہ کے نہ وہ پلاسٹک کا لنچ باکس. رومینہ صاحبہ دیٹس ریئلی لولی, اور کہ آپ جو ہے نیکسٹ جنریشنز کو تیار کر رہی ہیں کہ انہوں نے موسمیاتی تبدیلی سے کس طرح نمٹنا ہے. ہمارے ساتھ رومینہ خورشید عالم صاحبہ موجود تھے. ہم بڑھیں گے ایک نیوز بریک کی جانب. وزیر اعظم محمد شہباز شریف کے دورہ چین کے حوالے سے جو ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں ان سے بھی ہم آپ کو آگاہ کر رہے ہیں. ساتھ ہی ساتھ پروگرام میں ہم گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. ہم بات کر رہے تھے ماحولیات کے حوالے سے بھی, اور وزیر اعظم کوآرڈینیٹر رومینہ خورشید عالم ہمارے ساتھ موجود تھیں, اور کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں اس حوالے سے ہم بات بھی کر رہے تھے. بالکل جناب, جہاں پہ ہم نے حکومتی لیول کے حوالے سے بات کی, اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی بات کی کہ ہم انوائرمنٹ کو کس طرح سیف اینڈ سیکیور رکھ سکتے ہیں. پھر ہم نے کھیلوں کے میدان کا رخ کیا, تو اب کیوں نہ ذرا ہم انٹرٹینمنٹ کی جانب بڑھتے ہیں. اور انٹرٹینمنٹ انڈسٹری کے حوالے سے جب بات کریں تو ان لوگوں نے جنہوں نے اپنی کنٹریبیوشنز ایسی رکھی ہیں کہ وہ ہم میں موجود نہیں ہیں, لیکن پھر بھی اپنی کنٹریبیوشنز کے ذریعے, اپنی آواز کے ذریعے, اپنی موسیقی کے ذریعے موجود ہیں, ان کو خراج تحسین پیش کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. اور اگر ہم بات کریں ایک ایسے ہی گلوکار ایس پی جان صاحب کی, جن کی آج 3ری برسی ہے, اور کیا خوبصورت گلوکار رہے وہ, کیا میٹھی کانوں میں رس گھولنے والی آواز رہی. آج بھی جو ان کے مداح ہیں ان کے کانوں میں ان کی آوازیں گونجتی ہیں, ان کو پسند کیا جاتا ہے. کچھ نام ایسے ہوتے ہیں نا کہ جیسے ہی وہ نام آتا ہے, کہیں ذکر آتا ہے, تو ان کے کچھ گیت ایسے ہیں جیسے ان کے ترنم آپ کے ذہن میں, آپ کی یادداشت میں بالکل تازہ ہو جاتی ہے. ایسے ایک گانا ہے جو کہ بہت سارے لوگوں نے اس کو کوشش کی, تو جو نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے. یہ مانا کہ محفل جواں ہے ہنسی ہے. ایس بی جان, سنی بنجمن جان, آج ان کی 3ری برسی ہے. ہمارے پاس ایک رپورٹ ہے امداد غازی کی, آئیے دیکھتے ہیں. سنی جان بنجمن, جن کو منفرد انداز میں غزل گائیکی کی وجہ سے شہرت ملی. ابتدا میں گلوکار محمد رفیع اور طلعت محمود کے گانے گا کر نجی محافل کی رونق کو دوبالا کرتے. انہوں نے ایس بی جان کے نام سے شہرت پائی. ایس بی جان نے باقاعدہ گلوکاری کا سفر 20 مئی 1950 میں ریڈیو پاکستان کراچی سے کیا. ایس بی جان نے بہت سے ملی نغمے اور کئی غزلیں بھی گائیں. 1959 میں بننے والی فلم سویرا میں گائے گیت نے انہیں شہرت کی بلندیوں پر پہنچا دیا. جو نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے, یہ مانا کہ محفل جواں ہے حسین ہے. انہوں نے یادگار قومی نغمات گائے جن میں نئی سحر کو سلام, نیا وطن ہے دوستو اور پرچم ستارہ و ہلال جگمگائے جا 60 کی دہائی کے مقبول ترین نغمے تھے. اے عرض وطن تو ہی بتا تیری صدا پر. موسیقی کی دنیا میں سریلی آواز کا جادو جگانے پر ایس بی جان کو 2011 میں حکومت پاکستان کی جانب سے تمغہ حسن کارکردگی سے بھی نوازا گیا. ایس بی جان طویل العمری اور کئی بیماریوں میں مبتلا ہونے کے باعث 5 جون 2021 کو کراچی میں انتقال کر گئے. اپنے فن کی بدولت وہ آج بھی مداحوں کے دلوں میں زندہ ہیں. جی جناب, آج بھی مداحوں کے دلوں میں زندہ ہیں. اور ابھی جو ہم ان کا گانا سن رہے تھے, تو جو نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے, یہ مانا کہ محفل جواں ہے,
हंसी हैं। और रिजवान, इसके बहुत से रीमेक्स भी हुए, रीमेक्स भी बने, लेकिन जो उनकी आवाज़ है उसकी बात ही कुछ और है। इसी तरह अगर हम आज के दिन के हवाले से बात करें, आज 5 जून है और 5 जून में एक और बड़ा ख़ास दिन मनाया जाता है जहां हम बात करते हैं कि हर चीज़ का एक राइट और एक रॉन्ग वे है। तो वहाँ पे जो हमारा ज़रिया मौश है उसका भी एक राइट एंड रॉन्ग वे होता है। और ख़ास तौर पे जो मछेरे हैं, मछली के शिकार का, गैर कानूनी शिकार के हवाले से आगाही का आज आलमी दिन मनाया जा रहा है। और कितना नुकसान होता है, मच्छरों का कितना नुकसान होता है, आबी हयात का कितना नुकसान होता है, गैर कानूनी तरीका इख्तियार करने की वजह से क्या क्या नुकसान होते हैं। आज का दिन इस हवाले से अहम है, इस हवाले से एक रिपोर्ट भी है, वो देखते हैं। माहीगीरी दुनिया भर में लोगों की ग़ज़ाई, तफरीह, तिजारत और मुआशी बहबूद का अहम जरिया है। दुनिया की मुसलसल बढ़ती हुई आबादी से माहीगीरी के कानूनी और गैर कानूनी कारोबार में भी इजाफा हुआ है। पाकिस्तान को कुदरत ने गहरे समंदर से नवाजा है, जो मुल्क के लाखों अफराद का रोजगार का जरिया होने के साथ साथ मुल्क की तिजारत में कलीदी किरदार का हामिल है। 300 मिलियन डॉलर की ना हमारी एक्सपोर्ट है और हम समझते हैं कि इसकी बहुत ज़्यादा गुंजाइश है, इसको 2-3 गुना हो सकता है। हमारे लोकल माहीगीर हैं, उनकी लांचें या उनकी किश्तियाँ छोटी हैं तो वो गहरे समुंदर में भी जा नहीं सकते और ऐसे इक्विपमेंट भी उनके पास नहीं लगे हुए जिससे मैंने आपको बताया कि जिससे वो सही तरीके से झींगा या मछली को पकड़ें। तो वो ज़रूरी है कि हम बाकायदा सारी किश्तियों को वेल इक्विप्ड करें। गैर कानूनी माहीगीरी की वजह से मुकामी साहिली इलाकों के छोटे माहीगीरों के जरिए मौज पर भी मनफी असरात मुरतब होते हैं। समंदर अपने अंदर बेबहा खजाने छुपाए हुए है, ताहम इन कुदरती वसाइल पर पहला हक मुकामी आबादी और मुल्कों का होता है, जिसके लिए हमें गैर कानूनी माहीगीरी पर काबू पाना जरूरी है। जी जनाब, मछली के गैर कानूनी शिकार के हवाले से हम बात कर रहे थे और बात करते करते हम ब्रेक में ज़रा जो है ना फूड आइटम्स के हवाले से सी फूड की जानिब निकल गए, क्योंकि मछली पसंद भी सबको होती है। जहाँ मछली के हवाले से बात करते हैं और खाने पीने के हवाले से बात करते हैं और हम रूटीन की जो ग्रॉसरी करते हैं उस हवाले से बात करें, तो ये बात हम सब तमाम लोग आपस में कर रहे होते हैं कि महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है। लेकिन आजकल एक और चीज़ ज़ेर बहस है कि महंगाई कम हो गई है और ये एक बहुत ज़बरदस्त बात है, खुशखबरी है हमारे लिए कि महंगाई ये कम तो हो कहा गई जा है। रहा है, स्टैट्स बता रहे हैं, ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स ने इस हवाले से पूरी रिपोर्ट भी जारी कर दी है। लेकिन अभी भी कुछ सप्लायर्स या फिर कुछ ऐसी दुकानदार या फिर अशिया फराहम करने वाले, उनकी डिमांड ये है या उनका कहना ये है कि हमने चीज़ें महंगी खरीदी हैं तो उनको सस्ता कैसे बेचे, गो के कीमतें कम हो रही है। तो जब महंगी होती है तो फिर ज़रा उनको उस वक्त भी तो जो सस्ती चीज़ें महंगी होती है तो तब प्रॉफिट कमाया जाता है। तो क्यों ना माहिर मुआशियात से बात करें कि अब ये जो इकोनॉमिक सिचुएशन है पाकिस्तान में सस्टेनेबल हो रही है, इसमें डेवलपमेंट हो रही है और हमारे माशी इशारे अच्छे आ रहे हैं, तो इसका फ़ायदा आवाम तक भी पहुँचना चाहिए। तो शकील अनवर कमाल साहब ने हमें ज्वाइन किया है। जी जनाब, शकील साहब आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं और आपसे ये जानना चाहेंगे, जो हमारे इंडिकेटर्स हैं जो पॉजिटिविटी की जानिब बढ़ रहे हैं, आपको क्या लग रहा है करंट जो हमारी गवर्नमेंट की सिचुएशन है, जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ है, क्या ये सस्टेन होंगे? क्या इसी तरह महंगाई में कमी आएगी? जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। यकीनन ये बड़ी खुशाइंद अमर है कि पाकिस्तान के अंदर महंगाई की शरह में कमी हो रही है और हमने पिछले सालों के अंदर महंगाई बहुत बुलंद तरीन सतह पर देखी। 38% से ज़्यादा पाकिस्तान में इन्फ्लेशन नंबर्स आ गए थे जो कि बहुत खौफनाक थे और लोगों के लिए डे टू डे लिविंग बहुत मुश्किल होती जा रही थी। लेकिन ग्रेजुअली हुकूमती इक़दामात जिस तरह से हमने गुज़िश्ता चंद महीनों में और पिछले साल जब केयर टेकर गवर्नमेंट ने भी वो स्टेप्स लिए और इसी गवर्नमेंट ने जब से, अगर इसका थोड़ा सा आप माजी से इसका जायज़ा लें तो पाकिस्तान बहुत मुश्किल हालात में चंद साल पहले था, जबकि पाकिस्तान वाज ऑन द वर्ज ऑफ डिफ़ॉल्ट। आज अल्हम्दुलिल्लाह हम पाकिस्तान इस ख़तरे से भी निकल चुका है जब से पाकिस्तान का IMF के साथ स्टैंड बाई एग्रीमेंट हुआ और उसके बाद पै दर पे गवर्नमेंट के कुछ ऐसे इक़दामात जिसने पाकिस्तानी रुपए को मुस्तहकम किया, जो कि बहुत ज़्यादा गिर रहा था, फ्री फॉल था पाकिस्तानी रुपए का, उसमें इस्तेहकाम आया, 280-285 के पास आ गया। पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने इम्पोर्ट्स के ऊपर, लग्जरी आइटम्स के ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शंस की, जिसकी वजह से बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस जो है पाकिस्तान में कम हुआ और करंट अकाउंट जो है वो डेफिसिट में भी कमी आई है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस रीस्टोर हुआ, जो कि रिफ्लेक्ट कर
रहा है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के अंदर, जो कि अपनी नई बुलंदियों की तरफ जा रहा है। और आप जानते ही हैं कि गुज़िश्ता एक साल में तकरीबन 90% से ज़्यादा पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में इजाफा हुआ है और इट हैज़ बीन announced as a world's best performing market. As far as inflation number is concerned, बहुत खुशाइंद अमर है, जैसा कि आप जिक्र कर रही हैं कि डे टू डे जो हमारे अशियाए खुर्दनोश हैं उनकी कीमतों में हमें कमी देखने में आ रही है, लेकिन अभी बहुत काम बाकी है क्योंकि आवामी सतह पर बहुत परेशानियां हमें नज़र आती हैं। और अगर ये अशियाए खुर्दनोश की कीमतों में कमी होगी तो यकीनन आवाम को भी कुछ रिलीफ मिलेगा। लेकिन इसका जो सबसे इम्पॉर्टेंट इम्पैक्ट होने जा रहा है वो पाकिस्तान में शरह सूद में कमी मुतवक्को है। अगर इन्फ्लेशन नंबर्स कम होंगे तो यकीनन मैं ये समझता हूँ कि शरह सूद में कमी होगी, जो कि अपनी बुलंद तरीन सतह पर 22% पर है। तो इस इंटरेस्ट रेट के ऊपर बिजनेस एक्सपेंशन नहीं हो पा रही है, मज़ीद कारखाने नहीं लग सक रहे हैं। लेकिन जैसे ही शरह सूद में कमी होगी, जो कि आइंदा आने वाले महीनों में मुतवक्को है, तो हमें ये उम्मीद हमें होती है कि इसकी वजह से नए कारखाने भी लगेंगे और पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स में भी इजाफा होगा और रोज़गार के मौके भी जनरेट होंगे पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि जॉब क्रिएशन बहुत ज़रूरी है। पाकिस्तान में बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है क्योंकि इकनॉमिक क्राइसिस गुज़िश्ता चंद सालों से पाकिस्तान में चल रहा था और अब पाकिस्तान एक ट्रैक के ऊपर इकॉनमी आती हुई नज़र आ रही है। और आप जानते ही हैं कि IMF के साथ मुआहदे के बाद पाकिस्तान के सऊदी अरब के साथ जो रिलेशनशिप हैं उससे जो पाकिस्तान को एड मिल रही है और पाकिस्तान में बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़, इन्वेस्टमेंट्स ख़ास तौर पर मैं आपको बताना चाहता हूं, जो SIFC के तहत पाकिस्तान के अंदर जो इनिशिएटिव लिया गया है, स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल जो बनाई गई है, वो पाकिस्तान में एक बैरूनी सरमायाकारी हमवार करने के लिए बहुत ज़्यादा रास्ते मुतय्यन करेगी। और अभी जो रीसेंट विज़िट चाइना का पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब का हो रहा है, वो यकीनन एक लैंडमार्क अचीवमेंट होगी, क्योंकि वो वहाँ पाकिस्तान के में सरमायाकारी के लिए मुख्तलिफ़ फॉरेन कंपनीज और प्राइवेट कंपनीज के सुदूर से और उनके चीफ से मुलाकात कर रहे हैं, जो कि पाकिस्तान में सरमायाकारी की राह हमवार कर सकते हैं। पाकिस्तान और चाइना हैज़ बीन द गुड फ्रेंड्स और पाकिस्तान के लिए चाइना हमेशा से इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी के लिए CPEC सबसे बड़ी मिसाल है। उसको रिवैंक करने, रिस्टोर करने और उसको एक्सपैंड करने के लिए भी ये पाकिस्तान के वज़ीर आज़म का दौरा बहुत कलीदी नौइयत का है। और मैं ये समझता हूँ कि आइंदा आने वाला जो बजट है, जो कि अब थोड़ा सा वज़ीर आज़म के इस विज़िट की वजह से शायद 12 तारीख को पेश किया जाएगा, वो बहुत अहम है, क्योंकि इसमें बहुत चैलेंजेस हैं पाकिस्तान की मईशत को। अभी भी महंगाई एक बहुत बड़ा चैलेंज है जिसमें कमी होती भी जा रही है। मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स पाकिस्तान के थोड़े से बहाल होते हुए नज़र आ रहे हैं, पॉजिटिव होते हुए नज़र आ रहे हैं, विच इज़ अ वेरी गुड साइन। लेकिन पाकिस्तान की मईशत को जो दरपेश चैलेंजेस हैं उसको ओवरकम करने के लिए ज़रूरी है कि ये पॉलिसीज़ में कंसिस्टेंसी रहे। आपने जैसे कि जिक्र किया कि क्या ये सस्टेनेबल है, तो उसकी सस्टेनेबिलिटी उसी वक्त मुमकिन है कि जब पॉलिसीज़ का तसलसल रहे। आप जानती ही हैं कि पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी भी गुज़िश्ता अरसे में काफ़ी रही है। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी की राहें हमवार करती है। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी इस वक्त मुल्क में नज़र आ रही है और इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी की राह पर पाकिस्तान चल पड़ा है। यकीनन ये सफ़र दुश्वार है, ये सफ़र कठिन है, आवाम को बहुत सौबतें मिल रही हैं, बहुत परेशानियाँ रही हैं गुज़िश्ता अरसों में, और इस वक्त उसके जो टिकल डाउन इफ़ेक्ट है निचली सतह पर, उसके असरात आने में थोड़ा वक्त और लगेगा। लेकिन मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की इकॉनमी ट्रैक पर आ रही है एज सब्जेक्ट टू द कंसिस्टेंसीज ऑफ पॉलिसीज़। इसके साथ साथ एक अहम बात मैं आपको और बता दूं कि जुलाई में पाकिस्तान के IMF के साथ मज़ीद लॉन्ग टर्म लोन्स के लिए भी निगोसिएशंस हो रहे हैं और गुज़िश्ता हफ्ते ही IMF की जो टीम पाकिस्तान से गई है वो बहुत अच्छे नोट पर पाकिस्तान से गए हैं। इससे ये उम्मीद हो रही है कि एक लॉन्ग टर्म लोन का पाकिस्तान 6 to 8 बिलियन डॉलर का जो तकाजा कर रहा है वो अगर कामयाबी से हो जाता है, बजट
पेश कर दिया जाता है और उसमें जो टैक्स टू जीडीपी रेशो है उसको इंक्रीज करने की जो आईएमएफ की शराइत हैं, यकीनन उसमें जो अभी तक जो एरियाज टैक्सेबल नहीं है उनको टैप करने के लिए ज़रूरत है। अभी भी पाकिस्तान का टैक्स टू जीडीपी रेशो बढ़ाने की ज़रूरत है, क्योंकि पाकिस्तान में 9% के करीब टैक्स टू जीडीपी रेशो है, जिसे तकरीबन 12% तक लेके जाना है। और इसी वजह से ये चैलेंज भी या ये मुश्किलात भी दरपेश हैं कि इस बजट के अंदर ज़्यादा टैक्सेस तो नहीं लगा दिए जाएंगे, इसीलिए थोड़ी सी नर्वसनेस भी नज़र आती है, हमें मार्केटों में भी नज़र आती है और अवामी सतह पर भी नज़र आती है। बट डिस्पाइट चैलेंजेस एंड ऑल दीज ऑड्स, मैं ये समझता हूँ कि इकॉनमी ट्रैक पर आ रही है। पाकिस्तान की इकॉनमी जैसे ही ग्रोथ की तरफ जाती है थोड़ा सा स्लो डाउन हो जाता है फैक्टर। हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट अब जब डेवलपमेंट होगी, इंडस्ट्री चलेगी, काम बढ़ेगा तो इंटरेस्ट रेट नीचे आएगा, फिर सर्कल चलेगा तो इकॉनमी थोड़ी सी स्लो डाउन होगी। फिर कुछ रिपोर्टिंग ऐसी होती है जी करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ गया है, हम रॉ मटेरियल इंपोर्ट करेंगे, प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करेंगे। इस मरतबा क्या डिफरेंट करने की ज़रूरत है? वज़ीर-ए-आज़म ने तो दावत दे दी है आलमी सरमायाकारों को कि वो पाकिस्तान में प्लांट लगाएं और पाकिस्तान से एक्सपोर्ट करें। कितना हेल्पफुल होगा ये वाला एलिमेंट? वज़ीर-ए-आज़म की दावत कितनी अहम है? अभी चीन के दौरे के मौके पर वज़ीर-ए-आज़म ने मोबाइल फ़ोन्स के हवाले से भी ये बात की है। जी, आपकी बात बिल्कुल बजा है। मैं ये समझता हूँ कि इकॉनमी को ट्रैक पर लाने के लिए ज़रूरी है कि एड नहीं ट्रेड पे काम किया जाए। पाकिस्तान हैज़ इमेंस पोटेंशियल, यहाँ पर ह्यूमन रिसोर्स, यंग ह्यूमन रिसोर्स बहुत ज़्यादा है, स्किल डेवलपमेंट की ज़रूरत है, कैपिटल इंडेक्स को बढ़ाने की ज़रूरत है। अगर हम पाकिस्तान के अंदर यहाँ सरमायाकारी होती है, यहाँ पर कारखाने लगते हैं, जैसा कि आपने अभी बताया कि वज़ीर-ए-आज़म ने मोबाइल फ़ोन्स के कारखाने लगने के लिए पाकिस्तान के अंदर चाइनीज़ इन्वेस्टर से बात की है, विच इज़ अ वेरी गुड साइन। पाकिस्तान में अगर इस तरह की टेक्नोलॉजी बेस्ड इंडस्ट्रीज़ लगेंगी तो वो लोकल एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट करेंगी, बल्कि उसके साथ साथ पाकिस्तान की मईशत का पहिया भी चल पड़ेगा और ये ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है। पाकिस्तान में इमेंस पोटेंशियल है, पाकिस्तान के अंदर अल्लाह का शुक्र है कि पाकिस्तान की ह्यूमन रिसोर्स बहुत ज़्यादा यंग पॉपुलेशन पर बेस करती है और आगे जा कर के ये बहुत ज़्यादा मौसर किरदार अदा कर सकती है। सेकंड थिंग ये है कि पाकिस्तान के अंदर जो लोकल इन्वेस्टर्स हैं उनको भी हमें कॉन्फिडेंस देने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर उनको लॉ एंड ऑर्डर मिलेगा, पीसफुल इन्वायरमेंट मिलेगा और सबसे जो अहम मसला इस वक्त दरपेश है वो बिजली की और गैस की ज़ायद कीमतें हैं, जिसकी वजह से कारखाने जो हैं वो सही मानों में आउटपुट नहीं दे पा रहे, क्योंकि कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग बहुत ज़्यादा हाई पड़ रही है। और ये उम्मीद है कि जिस तरह से आगे अगर हम गर्दिशी कर्जे पर काबू पा लेते हैं तो बिजली की कीमतों में इस्तेहकाम आ सकता है, कमी हो सकती है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, इंटरेस्ट रेट कट जो है वो बहुत इमिनेंट है और इस दफ़ा ये उम्मीद की जा रही है कि 10 मई को जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की मॉनेटरी पॉलिसी पेश की जाएगी उसमें 200 बेसिस पॉइंट शायद इंटरेस्ट रेट कट हो, जो मैं आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से बताना चाहता हूँ कि ये अगले 2025 तक, जून तक 700-800 बेसिस पॉइंट अगर इंटरेस्ट रेट कट हो जाता है तो हम आहिस्ते आहिस्ते फ्लो ऑफ इन्वेस्टमेंट्स पाकिस्तान में देखेंगे और एक्सपेंशंस इन बिजनेसेस भी देखेंगे और इंडस्ट्रियलाइजेशन भी काफ़ी इजाफा नज़र आएगा। और आप जानते ही हैं कि पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स में भी थोड़ा सा इजाफा हुआ है। पाकिस्तान की जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट है वो बहुत अच्छी हुई है, खासतौर पर कॉटन की क्रॉप गुज़िश्ता महीनों में अच्छी हुई है, इसके बाद वीट बम्पर क्रॉप हुई है, राइस की हमारी एक्सपोर्ट्स में इजाफा हुआ है। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट खबर मैं आपके तवज्जुह से देना चाहता हूँ वो ये है कि पाकिस्तान की जो आईटी एक्सपोर्ट्स हैं वो $3 बिलियन तक एक्सपेक्ट की जा रही हैं इस साल के इख्तिताम तक, विच इज़ अ वेरी सिग्निफिकेंट लैंडमार्क, जो कि अगले आइंदा आने वाले चंद सालों के अंदर बहुत ज़्यादा मल्टीपल से बढ़ सकती है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जो यंग टैलेंट है वो आईटी से बहुत ज़्यादा लगाव भी रखता है और पाकिस्तान के अंदर स्मार्टफोन यूज़र्स बहुत ज़्यादा हैं। तो अगर उनको अच्छी बैंडविड्थ पर इंटरनेट फैसिलिटी मिलती है और उनको थोड़ा सा स्किल किया जाता है हम आईटी के शोबे के अंदर, तो वो पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ा इनकलाब लेके आ सकते हैं। बल्कि पाकिस्तान में जो आईटी की एक्सपोर्ट्स हैं वो शायद पाकिस्तान की तमाम एक्सपोर्ट्स को सुपरसीड कर सकती हैं आइंदा आने वाले 5 से 10 सालों के अंदर।
बहुत ख़ास बात की आपने, बहुत शुक्रिया शकील अनवर कमाल साहब आपके कीमती वक्त का कि आपने जो हमारी करंट सिचुएशन है के हवाले से बात की, इसके साथ साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर के हवाले से बात की, दैट इज़ आईटी। आईटी में अगर हम काम करेंगे, आईटी एक्सपोर्ट के हवाले से बात की कि पाकिस्तान की मईशत के लिए कितनी ज़्यादा ज़रूरी है, फिर हमारी यूथ की एम्पावरमेंट के लिए, और फिर जब आईटी एक्सपोर्ट के हवाले से बात करते हैं तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। और अब जो हमारा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दौरा चीन है उस पर भी इस हवाले से मज़ीद इस जो हमारी आईटी एक्सपोर्ट की कोलैबोरेशन है चीन के साथ उसको मुस्तहकम किया जाएगा। दुनिया साइंस एंड टेक्नोलॉजी के ऊपर डिपेंडेंट है और इसने अब ग्लोबलाइजेशन की वजह से अब डिजिटाइजेशन उसकी तरफ जा रही है दुनिया, तो उसमें हमें इम्प्रूव करना है, बेहतर करना है। और फिर अगर हमारे दोस्तों के पास ऐसी सहूलियात या फिर ऐसी टेक्नोलॉजी मौजूद है तो फिर हम उससे भी इस्तेफादा कर सकते हैं। ना सिर्फ उससे हम अपनी ग्रोथ बेहतर कर सकते हैं बल्कि अपनी इकॉनमी को भी बेहतर कर सकते हैं। बिल्कुल जनाब, अपनी इकॉनमी को बेहतर करना है और इसके लिए मिलजुल कर काम करना है। हुकूमत तो काम कर रही है, हमने बीइंग द रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान भी अपने मुल्क की तरक्की के लिए, अपनी तरक्की के लिए काम करना है। इसी पर प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं। अपनी मेज़बान माहनूर कुरैशी और रिजवान अली अहमद को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह कल सुबह आपसे मुलाकात होगी सुबह पाकिस्तान के एक नई एपिसोड के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।